तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वो डिफेंसिबिलिटी वाला बीस्ट येतियान पे बुरी तरह से हमले कर रहा होता है और फिर भागता हुआ येतियान के पास आने लगता है और येतियान भी हमला करने के लिए तैयार होता हुआ कहता है तुम्हारी ये लो टायर डिफेंसिबिलिटी अब मैं इसे अपनी बना दूंगा और फिर स्पीड टैलेंट को एक्टिवेट कर अचानक से अपनी जगह से गायब होकर बीस्ट के चेहरे के पास आकर वो अपने डैगर्स को घुमाता उस बीस्ट की आंखों में हमला करने को तैयार था क्योंकि मोस्टली आंखें ही शरीर का सबसे वीक हिस्सा होती हैं और वो उसकी आंखों में हमला कर देता है और येतियान का लक इस बार भी खराब कि उस बीस्ट की डिफेंसिबिलिटी उसकी आंखों को बचा लेती है और येतियान उस बीस्ट की आंखों को नहीं काट पाता लेकिन वो फिर भी अपने तलवारों जैसे डैगर से उसे काटने की कोशिश करता है लेकिन इस बार तो उसका लक और भी खराब कि येतियान के डैगर्स तक टूट जाते हैं और येतियान गुस्से में सोच रहा होता है ये साली डिफेंसिबिलिटी लो टायर की है पर फिर भी इतनी ज्यादा मजबूत और फिर वो जब अपना सिर पीछे घुमाकर देखता है वो देख पा रहा होता है उस डिफेंसिबिलिटी के साथ उस बीस्ट के मौके को उसकी तरफ आते और येतियान उस मौके को ना ही ब्लॉक कर पाता है और ना ही डोज और मौके को खाने के बाद हवा में उड़ता हुआ पहाड़ियों के साथ जाकर टकरा जाता है लेकिन वो फिर भी उड़ता है और अब तो वो और भी ज्यादा इस डिफेंस टैलेंट को पाना चाहता था लेकिन बेचारे येतियान का लक आज पक्का उसके साथ नहीं था क्योंकि उसके कॉपीकैट टैलेंट को 16 दिनों का कूलडाउन पड़ा था और वो अपने डैगर को घूरता हुआ सोच रहा होता है इस ऑक्स की एबिलिटी सिल्वर मून वुल्फ से कम है लेकिन उस वाइपर से ज्यादा और अपने टूटे हुए डैगर्स को फेंक कर वो सोच रहा होता है कि इसकी बड़ी सी बॉडी पर मुझे इसका वीक पॉइंट ढूंढना होगा और इसके वीक पॉइंट पे चुपके से हमला कर इसे हराना होगा और चुपके से हमला करने की साजिश में वो अपने शैडो टैलेंट को एक्टिवेट करता है और अपनी जगह से गायब हो जाता है और हवा में छलांग मारकर तेजी से उड़ता हुआ उस बीस्ट के पास इधर उधर घूमकर उसकी कमजोरी ढूंढने लगता है और क्योंकि उसका शैडो टैलेंट एक्टिवेट था ना ही वो बीस्ट उसे देख पाता है और येतियान स्पीड टैलेंट से तेजी से उसके फेरे लगाकर उसकी कमजोरी ढूंढ रहा होता है येतियान इस बात से तो खुश था कि उसका शैडो टैलेंट से हर जगह देखने लगता है आखिर इसकी वीकनेस है कहां और उस बीस्ट के पीछे खड़े येतियान की नजरों में एक जगह आती है जहां पर उस बीस्ट की डिफेंसिबिलिटी बहुत ही कम थी और वो वहीं गोटियों की जगह थी जहां पर शायद इस मॉन्स्टर की वीकनेस तो है ही हां पर सभी मर्दों की भी लेकिन येतियान तो उसकी इस वीकनेस को पाकर तो बहुत ही ज्यादा खुश था और फिर वो वही करने चला जाता है जो कि एक अच्छा इंसान तो कभी नहीं कर सकता वो अपने शैडो टैलेंट को एक्टिवेट कर उस बीस्ट की गोटियों पर हमला करने को निकल पड़ता है और अपने बचे कुचे एक डैगर से उस बीस्ट की गोटियों को चीर डालता है और मॉन्स्टर्स की हिस्ट्री में ये मॉन्स्टर प्रोबेबली सबसे बुरी मौत मरता है और फिर उस गोटी वाले मॉन्स्टर को मारने के बाद येतियान उसके ब्लड से अपनी बोटल्स को भरने लगता है क्योंकि वो बाद में उसके बहुत ही काम आने वाला था और कुछ बोतलें उस बीस्ट के ब्लड से भरने के बाद येतियान कहता है हाँ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा टैलेंट कितना ज्यादा है जब तुम मर जाते हो वो तुम्हारे किसी काम का नहीं आता और फिर उस बीस्ट की तलाशी करता हुआ वो कहता है इस ऑक्स की स्किन पक्का महंगी बिकेगी इसकी आंखें गोटियां मैं सब कुछ ले जाऊंगा लेकिन सबसे महंगी चीज पक्का इसके सिंग होंगे और बेरहमी से खुश होता हुआ उस पर एक पहाड़ पे खड़ी हुई दो लड़कियों को और वो ब्लॉन्ड वाली लड़की अपने पास खड़ी काले बाल वाली लड़की को कहती है माय लेडी देखो लगता है कि यहाँ पर अभी भी कोई मार्शल वॉरियर रैम में पहुंचा है और दूसरी तरफ येतियान अपनी पावर को महसूस करता हुआ कहता है वाह तो ये होती है मार्शल वॉरियर रैम और फिर येतियान अपने बैग को उठाता हुआ सोच रहा होता है कि अब 20 दिन भी बीत चुके हैं मतलब कि कॉपी एबिलिटी का कूलडाउन ओवर हो गया होगा और फिर येतियान उस जगह से तेजी से बाहर जाता हुआ सबसे पहले उस डिफेंसिबिलिटी को कॉपी करना चाहता था पर जब वो बाहर उस बीस्ट की लाश के पास आता है और उसकी एबिलिटी को कॉपी करने की कोशिश करता है उसके सामने एक मैसेज पॉपअप होता है कि वो उस एबिलिटी को कॉपी नहीं कर सकता और येतियान इस बात से निराश होता हुआ कहता है किसे पता था ऐसी लेवल भी होती है वरना मैं इस बेचारे के आखिरी इतने टुकड़े क्यों ही करता और फिर उस माउंटेन पे खड़ी वो दोनों लड़कियां येतियान की ओर देखती हुई कह रही होती है माय लेडी आपको क्या लगता है क्या वो ये बंदा है जिसने इस मॉन्स्टर को मारा होगा और वो दूसरी लड़की इस बात का जवाब देती हुई कहती है ये अभी मार्शल वॉरियर रैम में पहुंचा है और वो मॉन्स्टर काफी टाइम से मरा हुआ है मतलब कि उन्हें लगता था इस मॉन्स्टर को येतियान नहीं मार सकता था और वो ब्लॉन्डे अपनी लेडी को कहती है एक सिंपल सा मार्शल पर्सन होने के नाते भी ये इन खतरनाक पहाड़ियों में आ गया काफी हिम्मत लगती है इसमें और वो दोनों देख रहे होते हैं कि येतियान एक नदी के पास जा रहा होता है और अपने कपड़े को उतार कर वहीं नहाने के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों लड़कियां येतियान को नंगा होते हुए देख वहां से शर्माती हुई जाने लगती है और फिर नहा धोने के बाद येतियान लेना बेस की मार्शल मार्केट प्लेस में घूम रहा होता है क्योंकि ये जगह यहाँ की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस थी और फिर येतियान एक शॉप के अंदर जाने वाला होता है कि उसके पास से वही दोनों लड़कियां गुजरती हैं और वो दोनों लड़कियां येतियान को यहाँ पर देख हैरान तो थी क्योंकि उन्होंने तो पहले भी येतियान को देखा था और येतियान भी उन लड़कियों को देखकर हैरान था क्योंकि दोनों में से वो काले बाल वाली लड़की बिल्कुल डिट्टो येयू की तरह दिखती थी और वो उसे देखकर उसे कहता है येयू तुम यहाँ पर क्यों तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि येतियान उस लड़की को देखकर कहता है येयू तुम यहाँ पर क्यों और वो काले बाल वाली लड़की येतियान की इस बात को समझ नहीं पाती और फिर तभी येतियान अपने आप को समझाता कहता है नहीं नहीं आखिर येयू यहाँ पर कैसे हो सकती है और फिर से उस लड़की की तरफ घूरता कहता है ये लड़की तो सच में बहुत बड़ी जीनियस है और येतियान ये इसलिए कह रहा था क्योंकि वो उसका टैलेंट और एबिलिटीज स्टेटस विंडो से चेक कर रहा था और उस लड़की का नाम था यूलिंग और उसका कल्टीवेशन लेवल हाई टायर का था और स्पोर्ट टैलेंट मिड टायर का और साथ ही साथ स्पीड टैलेंट लो टायर का यानी वो लड़की सच में बहुत ही बड़ी जीनियस थी और येतियान को उसका ख्यालों से जगाते उस लड़की की चेहरे वो ब्लॉन्ड लड़की येतियान को चिल्लाते हुए कहती है ओए तुम सिस्टर कैसे कह रहे हो पर इससे पहले वो और बदतमीजी से बातें करती यूलिंग उसे चुप करवाती है और उसके कानों में उसे कुछ बातें कहती है और अपनी लेडी की बातों को समझकर उस ब्लॉन्डी का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है और वो अपने बिहेवियर के लिए येतियान से माफी मांगती हुई कहती है मुझे मेरे बिहेवियर के लिए माफ करिएगा माय लेडी ने मुझे समझा दिया है और येतियान यूलिंग की तरफ देखकर सोच रहा होता है अगर ये समय लेडी क्यों कह रही है पर तभी वो ब्लॉन्ड वाली लड़की येतियान का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगती है ये कहते हुए कि आप पक्का मार्शल पावलियन पे सामान बेचने आए हैं ना चिंता मत कीजिए मेरी लेडी वहाँ की मैनेजर है और मेरी गलतियों का भुगतान करने के लिए हम आपके सामान का डबल प्राइस देंगे और ये कहकर वो येतियान को अपने साथ ले आती है और येतियान वहाँ पर आकर उस जगह पे इधर उधर लगे सामानों को घूर रहा होता है क्योंकि वहाँ पर लड़ाइयों के लिए काफी अच्छा सामान था और साथ ही साथ वो मार्शल मार्केट प्लेस की सबसे बड़ी शॉप थी और येतियान के लिए एक लड़की चाय लाकर रख देती है और दूसरी जगह पर वो ब्लॉन्ड लड़की येतियान के सभी सामान का प्राइस गिन रही होती है और येतियान का सामान कुछ 2.5 लाख रुपए का बनता है और क्योंकि उस लड़की ने वादा किया था डबल प्राइस देने का वो टोटल उसके 5 लाख रुपए देने को तैयार हो जाती है और येतियान तो ये सुनकर बिल्कुल हक्का बक्का रह गया था और येतियान उस सामान को बेचने के लिए मान भी जाता है और वो लड़की येतियान का कैश उसे दे रही होती है जो कि कार्ड पेमेंट में था और येतियान तो आगे ही इतने पैसों को देखकर बहुत ही खुश था कि वो लड़की येतियान को एक और ऑफर देती है मेरी ओर से माफी के तौर पर मेरी लेडी ने मुझे कहा है अगर आप कोई भी चीज खरीदोगे तो वो आपको 50% ऑफ में मिलेगी और येतियान इस अपॉर्चुनिटी से पीछे थोड़ी ना हटता और वो उस आइटम की बुक्स में से अपनी लेने वाली आइटम्स को चूज करने लगता है और फिर वो उनमें से कुछ आइटम चूज कर उस लड़की को बता देता है और फिर एक एक कर वो लड़की उन सभी आइटम्स को ले आती है और येतियान के सामने रखकर उसे उन आइटम्स का प्राइस बताती है और 50% डिस्काउंट को लगाकर भी येतियान को 8.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे लेकिन चिंता की बात नहीं थी क्योंकि येतियान के पास वो 12 लाख रुपए वाला असासे से लिया गया गोल्ड कार्ड था और फिर वो अपनी पेमेंट को कटा लेता है और अपने बैग को लेकर वहां से जाने लगता है लेकिन जाते हुए येतियान एक बात से क्यूरियस था मैं तो बस एक गरीब बंदा हूं आखिर उन्होंने मुझे देखा क्या इन्हें सच में मुझसे कुछ नहीं चाहिए तो जो भी अभी पता चल जाएगा और येतियान बाहर के गेट को खोलकर वहां से जाने वाला होता है कि वो ब्लॉन्ड लड़की येतियान के पीछे से उसे आवाज लगाती कहती है प्लीज वेट कीजिए और येतियान वहीं रुक जाता है क्योंकि उसे पता था कोई ना कोई बात तो जरूर होगी और फिर येतियान पीछे मुड़कर उसे कहता है अब क्या चाहिए और फिर वो लड़की येतियान को बताती है कि उसकी लेडी यानी इस मार्शल पावलियन की मैनेजर येतियान से मिलना चाहती थी और येतियान उसे उसका रास्ता दिखाने को कहता है और फिर जब येतियान वहां पर आ जाता है वो अपने सामने देखता है बिल्कुल येयू जैसी दिख रही लड़की को जो कि आराम से चाय पी
रही थी और ये तो उसे देख अभी भी ये सोच रहा होता है आखिर ये इतनी सेफ कैसे दिख सकती है। और फिर यूएलिंग अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती कहती है मैं मोहा बेस यूएलिंग हूं, तुमसे मिलकर खुशी हुई। और जब ये उसका हैंडशेक एक्सेप्ट करता है वो साथ ही साथ उसके टैलेंट को भी कॉपी कर लेता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता कहता है मैं ये हूं लेना बेस से। और फिर वहां पर ये को बिठाने के बाद वो ये को चाय सर्व करते हुए बताते हैं जो इस मास्टर पावलियन के सेकंड फ्लोर पे आता है वो एक वैल्यूड गेस्ट होता है, यानी कि जैसे ये आया था। और ये इस बात को ना समझता हुआ कहता है मैं ये नॉर्मल सा बंदा, फैमिली मेरी कोई खास बड़ी नहीं और ना मैं कुछ ज्यादा अमीर हूं, तो आखिर मैं इतना वैल्यूड कैसे हो गया। और ये इस बात को मानती हुई यूएलिंग ये को बताती है तुम सही हो लेकिन तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी कॉमन बट में है और तुम्हारी यूनिकनेस में। और ये उसकी शक्ल को देख ये सोच रहा होता है ये दिखती ये जैसी है लेकिन इसकी बातें कितनी अलग है। और ये को चाय देने के बाद वो साफ साफ अपनी बात बताती है और उसके सामने एक रोज का निशान करती हुई कहती है मेरा पर्पस तुम्हें इस इनविटेशन में बुलाने का क्योंकि मैं चाहती हूं तुम हमारी मास्टर पावलियन ज्वाइन करो। और यूएलिंग की साफ साफ बात को सुनने के बाद ये को एक बार छलावा तक लगता है कि ये उसे ये कह रही है भैया मास्टर पावलियन ज्वाइन करो। और ये अपने ख्यालों को डालता अपने आप को मनाता है और यूएलिंग को कहता है मोहा बेस एक बड़ा बेस है तो पक्का वो काफी शक्तिशाली बेस है। मैं जानता हूं कि वहां पर काफी ज्यादा टैलेंटेड बंदे होंगे और साथ ही साथ मैं तो एक नोविस मार्शल वारियर हूं, फिर भी तुम मुझे क्यों इनवाइट कर रही हो। और फिर यूएलिंग इस बात को बताती कहती है शक्तिशाली बेस शक्तिशाली इसलिए नहीं बनते क्योंकि उनके पास बहुत ही टैलेंट होते हैं, बल्कि वो शक्तिशाली इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें हमेशा ज्यादा से ज्यादा टैलेंटेड लोगों की जरूरत होती है। और अब ये भी इस बात को समझ जाता है और हैरान होता है ये बात को सोचकर कि ये भोली सी उसकी बहन जैसे दिखने वाली लड़की इतनी ज्यादा होशियारी से बातें करती है, पर उन्हें समझ नहीं आता कि ये दिन अभी मैंने ज्वाइन करने से क्यों नहीं मान रहा था। और ये दिन अपने मन के ख्यालों में सोच रहा होता है ये सच में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पर एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का मतलब है एक बंधन में रहना। और अगर किसी को मेरी स्पेशल एबिलिटी के बारे में पता चल गया तो बहुत ही प्रॉब्लम आ सकती है और इसलिए ये ध्यान ऐसी चीजों से दूर ही रहना चाहता था। और फिर ये लेंगे कि टेबल के साथ ढास लगाकर ये से कहती है मुझे तुम्हारा कारण नहीं पता लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम इस बात का अभी आंसर दो, मेरे पास काफी पेशेंस है, जब भी तुम फैसला लोगे यहाँ पर आ जाना। और फिर हम ये को वहां से जाता हुआ देखते हैं और फिर कुछ टाइम बाद हम ये को बारिश में एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ देखते हैं जो कि अभी भी सिर्फ एक ही बात सोच रहा था शक्तिशाली लोग कमजोर लोगों को हमेशा अपने नीचे लगा कर रखते हैं, अभी भी ज्यादा शक्तिशाली नहीं हुआ, मुझे अभी भी और भी ज्यादा शक्तिशाली बनना है। और फिर वो अपनी स्टेटस विंडो को ओपन करता है जहाँ पर उसके सामने यूएलिंग से कॉपी की गई एबिलिटी से फ्यूज होने का ऑप्शन दिख रहा था और वो और भी शक्तिशाली बनने की आस में इस ऑप्शन को चूज कर लेता है। और फिर ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये ध्यान अपने घर आ जाता है और ये ध्यान को दरवाजे पे देख ये खुश होती भागती हुई जाती है और सीधा जाकर ये ध्यान के गले लग जाती है और खुश होती है क्या कर उसका भाई घर आ ही गया। और फिर ये ध्यान के मसल्स पर इधर उधर हाथ लगाकर कहती है बड़े भैया लग रहा है आप इन 20 दिनों में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, देखिए आपके मसल्स भी कितने हार्ड हो गए हैं। और फिर ये ध्यान भी अपने कपड़े चेंज करता हुआ कहता है बेशक हम ये की नजर में। और फिर ये ध्यान को डांटते हुए कहती है अब आप एक मार्शल वारियर बन चुके हैं, कम से कम अब तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। और फिर ये ध्यान को कुर्सी पे बिठाकर उसकी कटिंग करने के लिए तैयार हो जाती है और ये ध्यान भी मुस्कुराता हुआ ये को कहता है ठीक है बहना तुम्हारा पुराना वाला हेयर स्टाइल दे दो मेरे को वापस। और ये ध्यान को चिंता ना करने को कहती है क्योंकि ये को सिर्फ उसी एक हेयर स्टाइल में बाल काटने आते थे। और फिर वो ये ध्यान के बालों को काटने लगती है और ये ध्यान अपने मन में सोच रहा होता है टाइम अभी भी नहीं बदला, जब हमारे पेरेंट्स मर गए थे तब से ये मेरे बालों को काटती थी। और फिर ये ध्यान अपने बचपन की मेमोरीज को याद करता है जब एक दिन ये ध्यान को सिर पर चोट लग गई थी और उनके पास सिर के ऊपर के बाल कटवाने तक के पैसे नहीं थे, इसलिए पहली बार उसने ये से बाल कटवाए और अपने भाई की चिंता कर रही ये को कहा चिंता मत करो मेरे बाल काट दो और वहाँ पर पट्टी लगा दो इतना काफी होगा। और ये ने ये ध्यान की पट्टियां वगैरह करने के बाद ये ध्यान से कहा था भैया अगर आपके पास इमॉर्टल जेलीफिश की एबिलिटी होती तो आप बिल्कुल ठीक हो जाते क्योंकि वो एक जेलीफिश है जिसके पास अपने गांवों को भरने की एबिलिटी है। पर ये ध्यान ने ये को इसे बच्चों की कहानी कहकर टाल दिया था, पर जब ये ने जिद की कि ये कोई कहानी नहीं है ये ध्यान ने उसकी बात को मानकर कहा अच्छा कोई बात नहीं, क्या पता जब मेरा टैलेंट आए तो मुझे वही एबिलिटी मिले और फिर मुझे कभी भी चोट नहीं लगेगी और मैं तुम्हें हमेशा बचाता रहूंगा। और फिर उस बात को याद करने के बाद ही ये के दिमाग में वो इमॉर्टल जेलीफिश का ख्याल आता है और वो कटिंग करवाते ही अपनी सीट से हिल जाता है और फिर ये उसे गालियां खाता है और फिर अपनी कटिंग को बीच में छुड़वाकर वहां से भागा अपनी मार्केट प्लेस से लाया बुक किया जाता है और उसके पन्नों के बीच में से इमॉर्टल जेलीफिश का नाम ढूंढने लगता है और फिर आ जाकर उसे उसका नाम वहां पर मिल जाता है और वो उस पन्ने को पढ़ता कहता है इमॉर्टल जेलीफिश एक वाटर टाइप बीस्ट हीलिंग टैलेंट, इसकी लोकेशन है द लेक ऑफ डेथ। और ये ध्यान के पीछे से उसके पास आ रही थी और ये ध्यान अपने ख्याल में सोच रहा था अगर मैंने इस हीलिंग एबिलिटी को कॉपी कर लिया तो मुझे इंजर्ड होने से डर नहीं लगेगा और फिर ये को भी मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और पीछे से ये ध्यान को कहती है इमॉर्टल जेलीफिश ये तो वही चीज है ना जो सिर्फ कहानियों में होती थी और ये कहानियां बच्चों को बेवकूफ को बनाने के लिए होती थी। पर ये ध्यान को गलत ठहराकर उसे कहता है कि तुम गलत हो, कुछ कहानियां असली भी होती हैं। और फिर ये ध्यान को अपना मुंह बंद कर उसके बाल कटवाने को कहती है और फिर ये ध्यान अपने बाल वगैरह कटवाने के बाद अभी भी उस किताब को पढ़ रहा होता है और फिर वो उस किताब से एक फॉर्मूला उठाकर कल्टीवेशन करना शुरू हो जाता है और फिर एक मीटर 20 की बोतल को भी पी लेता है और कल्टीवेशन करते करते वो कहता है 30 दिनों बाद मैं रिकवरी टैलेंट को कॉपी करूंगा। और फिर टाइम बाद हम ये ध्यान को मार्शल पावलियन में आते देखते हैं और वो ब्लॉन्ड लड़की को ये ध्यान को यहाँ पर देखकर लगता है कि वो यहाँ पर उसकी लेडी से मिलने आया है। पर ये ध्यान उसे बताता है कि वो आज सिर्फ कुछ आइटम्स को खरीदने के लिए आया है, लेकिन वो लड़की तो ये ध्यान की तरफ देख सोच रही होती है आई गेस लोग अच्छे कपड़े डालकर सच में बदल जाते हैं, देखो तो सही अभी कितना हैंडसम सा लग रहा है। और फिर वो ये ध्यान को उसके खरीदने का सामान पूछती है और ये ध्यान उसे डेथ सी का मैप मांगता है और फिर वो उस मैप को ढूंढकर ये ध्यान को दे देती है और ये ध्यान भी उस मैप को देखकर खुश हो जाता है और उसके पैसे पूछता है और फिर अपनी पेमेंट को कटवाने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है और वो ब्लॉन्ड लड़की जाते हुए ये ध्यान की तरफ देख सोच रही होती है लूटने के लिए नई जगह जा रहा है। पर मुझे मिस ने कहा था कि वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वहाँ के तालाब में खतरनाक क्रीचर्स भटकते हैं और इलाइट मार्शल वॉरियर्स भी वहाँ से जिंदा नहीं आते। और ये ध्यान की चिंता करते हुए कहती है मुझे उम्मीद है कि तुम सुरक्षित रहो। और फिर अगले सीन में हम ये ध्यान को देखते हैं जो कि स्पीड टैलेंट का इस्तेमाल कर तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा होता है और फिर वो अपनी मंजिल यानी डेड सी के एरिया पर पहुंच जाता है जो कि काफी सुंदर और क्रीपी सी जगह थी। और ये ध्यान कहता है कि देखकर लग रहा है इस जगह पर काफी टाइम से कोई नहीं आया, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कभी भी किसी को भी खतरा हो सकता है। और फिर तभी पानी में से बहुत ही ज्यादा रोशनी आने लगती है और फिर अचानक वहाँ से एक पानी का झरना बाहर आता है और ये ध्यान को ये तक लगता है कि ये कोई खतरनाक सा मॉन्स्टर था, इसलिए वो शैडो टैलेंट का इस्तेमाल कर पास की ही पहाड़ी में जाकर छुप जाता है और देखने लगता है कि आखिर उस पानी में से आखिर कौन बाहर आएगा। और तभी उस झरने के अंदर से यूएलिंग और एक ओल्ड मैन जिसने अपने हाथ में एक मैजिकल छाता पकड़ा था वहाँ से बाहर आते हैं और उन दोनों के पीछे पीछे ही पानी में से एक बहुत ही बड़ा बीस्ट निकलता है जो कि उन्हें सीधा खाने वाला होता है। पर वो दोनों कुछ कर उस बीस्ट से बचकर साइड को चले जाते हैं और नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं और जब बीस्ट उनके पीछे पीछे बाहर आता है वो एक टॉप रैंक का बीस्ट था जिसे यहाँ पर देखकर ये ध्यान खुद तक हैरान था। और फिर तभी वो ओल्ड मैन यूएलिंग को धक्का लगाकर उसे वहाँ से भागने को कहता है क्योंकि बिना उस बीस्ट का ध्यान भटकाए उन दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। और फिर यूएलिंग वहाँ से भागने लगती है और उसके पीछे पीछे और मॉन्स्टर्स का झुंड भी भाग रहा था और यूएलिंग को भागता हुआ देख ये ध्यान को लगता है कि
तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूएलिंग उस बीच से बचकर भाग रही होती है और भागते हुए यूएलिंग के पीछे और वे मॉन्स्टर्स का ग्रुप पड़ जाता है और उनमें से एक मॉन्स्टर यूएलिंग को खाने ही वाला होता है और वो ओल्ड मैन भी चिल्लाता हुआ यूएलिंग को उस मॉन्स्टर से बचने को कहता है और उससे पहले वो मॉन्स्टर यूएलिंग को खा ही लेता। यूएलिंग उसके अटैक को डोज कर लेती है और फिर अपनी सीक्रेट आर्ट को एक्टिवेट करने लगती है और तभी यूएलिंग के आसपास से एक अजीब सा और शक्तिशाली सा ऑरा आने लगता है और उसके शरीर के ऊपर एक फ्लावर का मार्क आ जाता है और साथ ही हाथों में एक हथियार आता कि आखिर उनका शिकार कहां पर गया। और तभी यूएलिंग हवा में उस मॉन्स्टर के ऊपर आ जाती है जो कि पहले यूएलिंग को खाने वाला था और फिर अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर को चीर डालती है और फिर उस मॉन्स्टर को मारने के बाद वो बाकी मॉन्स्टर्स के झुंड की तरफ तेजी से जाने लगती है और दूर से उसकी तरफ आ रहा ये ध्यान ये सब देखकर हैरान होता सोच रहा होता है ये सीक्रेट आर्ट आखिर है क्या चीज, लेकिन जो भी है एकदम कमाल की है। और फिर ये ध्यान वहीं एक जगह रुककर यूएलिंग की मदद करने नहीं जाता बल्कि उल्टा ये ध्यान को रियलाइज हो जाता है कि वो जो भी एक नोविस मार्शल आर्टिस्ट है ऐसी लड़ाई में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। और हम देखते हैं यूएलिंग एक एक कर उन सभी मॉन्स्टर्स को मारी जा रही थी और वो इतनी तेज थी कि मॉन्स्टर्स को उसका अटैक एक शैडो क्लोन की तरह लग रहा था। और ये ध्यान यूएलिंग को इतना ज्यादा तेज लगता समझ जाता है कि यूएलिंग असल में एक इलाइट मार्शल आर्टिस्ट है और यूएलिंग अभी भी तेजी से उन सभी मॉन्स्टर्स को मारी जा रही थी। और इस लड़ाई से दूर खड़ा ये ध्यान अपनी बात को कंटिन्यू करता कहता है लेकिन अपनी सीक्रेट आर्ट को एक्टिवेट कर वो एक इलाइट मार्शल आर्टिस्ट से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है, यानी एक ग्रेट मास्टर आर्टिस्ट। और अपने पावर लेवल का डिफरेंस देखकर वो अपने मन में दुखी होता कहता है मेरे जैसे 10 भी यूएलिंग की बराबरी नहीं कर पाएंगे। और दूसरी तरफ वो सबसे खतरनाक बीस्ट उस ओल्ड मैन को पूरी तरह से तड़पा रहा होता है और वो ओल्ड मैन अपनी मेज को वहां से भागने को कहता है और जोर से चिल्लाता कहता है बस भाग जाओ, ये सीक्रेट आर्ट और ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी, वो चीज और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं बचे तो हमारे पानी के अंदर कुर्बानी दिए भाइयों की जान एकदम जाया जाएगी। और यूएलिंग इस बात को सुनकर समझ जाती है और तभी उसकी सीक्रेट आर्ट्स का इफेक्ट खत्म होने लगता है और दूर खड़ा ये ध्यान इन सब बातों को सुनकर सोच रहा होता है मतलब कि पानी के अंदर और बंदे मरे थे और आखिर कौन सा खजाना है जिसको ये बचा रही है, आखिर क्या चक्कर है। और फाइनली ये ध्यान भी वहां से यूएलिंग की तरफ चल पड़ता है और भाग रही यूएलिंग जिसके सीक्रेट आर्ट के इफेक्ट्स उतर रहे होते हैं अपने खजाने के साथ वहीं जमीन पर गिर जाती है और उसके खजाने वाला बॉक्स सीधा जाकर किसी के पैरों के पास गिरता है और अपने थोड़े से होशों से यूएलिंग अपने सामने खड़े आदमी को देखने की कोशिश करती है। और यूएलिंग को अब सब कुछ ब्लर सा दिख रहा था कि वो ये ध्यान को पहचान तक नहीं पा रही थी। और फिर ये ध्यान उस बॉक्स को उठाकर कहता है आखिर कौन सा खजाना है इसमें। और यूएलिंग थोड़े से होशों से ये ध्यान को अपनी जगह से ना हिलने को कहती है और ये ध्यान उसे कहता है चिंता मत करो, मैं इसे चुराने नहीं वाला। और तभी वहाँ पर वही मॉन्स्टर्स यूएलिंग का पीछा करते हुए आने लगते हैं और ये ध्यान फालतू में उन मॉन्स्टर से नहीं लड़ना चाहता था, इसीलिए वो यूएलिंग को उठाता है और स्पीड टैलेंट को एक्टिवेट कर वहाँ से तेजी से उड़ता हुआ उससे अपने साथ ले चलता है। और फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं ये ध्यान और यूएलिंग एक जगह पर रुके हैं और ये ध्यान ने सोई हुई यूएलिंग को अपनी जैकेट से ढका हुआ था और ये ध्यान उसके चेहरे की तरफ ध्यान से घूरता सोच रहा होता है कि ये एकदम मेरी बहन की तरह दिखती है, मतलब कि काफी ज्यादा सेम लगते हैं ये दोनों, बस इसके चेहरे पर एक मोल है, इसे उतार कर देखूं क्या। और फिर अपनी उंगली से उसके मोल को छेड़ने लगता है और ये रियलाइज कर कि वो मोल असली है। ये ध्यान जोर से कहता है ये सच में असली है, मतलब कि शायद ये ध्यान को बहम होता होगा कि यूएलिंग ये कोई दूसरा रूप है, पर आज फाइनली उसका बहम उतर गया और जल्दी वहाँ पर काले बादल भी छाने लेते हैं और ये ध्यान यूएलिंग के उठने का वेट कर रहा होता है। और तभी यूएलिंग को जाग आती है और वो अपने सर को पकड़कर अपनी जगह से उठती है और अपने सामने ये ध्यान को पाती है और फिर उससे पूछती है ये ध्यान क्या मेरे बेहोश होने के बाद तुमने मुझे बचाया। पर ये ध्यान उस बात को टालता उसे बताता है नहीं, मैं तो बस वहाँ से जा रहा था और तुम वहाँ पर बेहोश मिली तो सोचा साथ में ले चलूं। और फिर यूएलिंग ये ध्यान की जैकेट को वापस कर उसे शुक्रिया करती है और यूएलिंग अपने मन में सोच रही होती है इसकी सच में हिम्मत हुई लेक ऑफ डेथ में अकेला आने की, सच में काफी इंप्रेसिव है, मुझे ऐसा टैलेंट ही अपने मार्शल पाविलियन में चाहिए। और तभी यूएलिंग अपने हाथ से एक रोशनी निकालती है और ये ध्यान इस चीज को देखकर शौक होता यूएलिंग से पूछता है कि आखिर वो ये क्या कर रही है। और यूएलिंग ये ध्यान को बताती है ये जो मेरे पास है वो लाइट स्टोन है, ये रोशनी को इकट्ठा कर स्टोर कर लेता है, मतलब तुम कह सकते हो ये एक लैंप की तरह है। और फिर ये ध्यान यूएलिंग से पूछता है आखिर तुमने इस लैंप को अचानक हवा से कैसे निकाल दिया। और यूएलिंग एक पोशन को निकालकर ये ध्यान को वेट करने को कहती है और फिर अपने हीलिंग पोशन को पीकर वो थोड़ा सा कल्टीवेशन करने लगती है। और ये ध्यान उसके पास ही बैठा सोच रहा होता है कि क्या ये कोई स्पेस टाइप का टैलेंट था, और जब मैंने इसके टैलेंट चेक किए थे तो वहाँ पर तो कोई भी ऐसा स्पेशल टैलेंट मेंशन नहीं था। और कल्टीवेशन करने के बाद यूएलिंग ये ध्यान के पास आती है और ये ध्यान के क्वेश्चन का आंसर उसे बताने लगती है। तुम ये जानना चाहते थे ना कि वो आइटम्स कहाँ से बाहर आ रही थी। और फिर यूएलिंग एक पाउच और एक ब्रोंचेस को हवा में करती है और फिर ये ध्यान को वहाँ पर लेट कर सोने की तैयारी करने लगता है। और रिजेक्ट हुई यूएलिंग गुस्सा होते कहती है हरामखोर बस इंतजार करो, मैं तुम्हें ज्वाइन करवा के रहूंगी। और ये ध्यान लेटा हुआ सोच रहा होता है ये स्पेस पॉकेट बैग और ये स्पेशल रिकवरी पोशन मेरे कोई काम नहीं आएंगे जब मैं कॉपी कर लूंगा स्पेस टैलेंट को और रिकवरी टैलेंट को जो कि मैं यहाँ पर करने आया था। पर अब मुश्किल ये है कि उस बीच के समुद्र के अंदर होते मैं कुछ टाइम तक वहाँ पर जा भी नहीं पाऊंगा। और फिर अगले दिन जब ये ध्यान को जागाती है उठ कर देखता है कि यूएलिंग वहाँ से गायब है, लेकिन वो वहाँ पर एक बॉक्स छोड़ गई थी जिसे जब ये ध्यान खोलकर देखता है उसमें था खूब सारा पैसा और कुछ टेक्निक्स के कार्ड और एडवांस्ड एंड बीस का ब्लड और ये सब तो ये ध्यान के लिए खजाना ही था। और फिर ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये ध्यान अपने सामने इस बॉक्स को देखकर बहुत ही खुश होता है और फिर वो उन आइटम्स में से एक ब्लड की बोतल को उठाकर पी लेता है और अपने मन में यूएलिंग को शुक्रिया करता कहता है थैंक्स ये आइटम्स मुझे मार्शल वॉरियर बनने में मदद करेगी और मार्शल वॉरियर बनने के बाद मैं उसे इमॉर्टल जेलीफिश की तलाश करने जाऊंगा। और फिर 4 महीने बाद हम ये ध्यान को एक केव में देखते हैं जो कि 4 महीनों से लगातार कल्टीवेशन कर रहा था। और फिर जब उसकी आंखें खुलती है उस पूरी जगह बहुत ही ज्यादा बिजली इकट्ठी हो जाती है और फिर उस धमाके के बाद ये ध्यान के पूरे शरीर से जबरदस्त बिजलियां और उड़ानी और फिर अपनी जैकेट को डालता वो कहता है शिकार करने की बारी आ चुकी है। और बारिश के मौसम में केव से बाहर आकर ये ध्यान अपने सामने एक ग्रेव को पाता है जो कि पक्का यूएलिंग नहीं उन सभी मरे गए साथियों के लिए की थी। और उस ग्रेव के पास नीचे झुककर ये ध्यान उस ग्रेव को छूता कहता है इतने सारे पीस इस लेक में है कि मुझे पक्का पता है उनकी हड्डियां तक नहीं बची होंगी, लेकिन यूएलिंग ने फिर भी उनके लिए ग्रेव बनाई वो दिल की काफी अच्छी है। और ये ध्यान को वहीं पास के कवर में एक छाता लगा हुआ मिलता है और फिर ये ध्यान उस छाते को पकड़कर खोलता है तो वो नोटिस करता है कि कोई भी बारिश की बूंद उस छाते के आर पार नहीं जा रही थी, मतलब कि वो एक वाटरप्रूफ छाता था। और ये ध्यान उस छाते के साथ हवा में उड़ तक पा रहा था और ये ध्यान खुश होता स्पीड टैलेंट को एक्टिवेट करता कहता है अब इसके साथ तो अब उस लेक के अंदर आसानी से जा सकता हूँ। और तब स्पीड टैलेंट के साथ उस लेक के अंदर तेजी से उड़ता हुआ चला जाता है और पानी के अंदर जाने के बाद वो पूरा एक वाटरप्रूफ बबल में कैद हो गया था और उस पानी के अंदर काफी तेजी से स्विम कर पा रहा था। और फिर वो पानी के अंदर ही अपने शैडो टैलेंट को भी एक्टिवेट कर लेता है ताकि कोई
बीस्ट उसे देख ना पाए। और तभी ये ध्यान अपने सामने एक स्टेटस विंडो को ओपन होता देखता है, जिसे वो ध्यान से पढ़ता है तो वहाँ पर उस स्पीशीज का नाम टाइगर क्लो फिश लिखा था और वो एक मिड टायर का बीस्ट था। और तभी ये ध्यान के सामने से भाई बड़ा सा मोस्टर सा बीस्ट गुजरता है, जिससे ये ध्यान बात बात सिर्फ शैडो टैलेंट के कारण बचता है। और उस बीच से घबराया हुआ ये ध्यान चुपचाप पानी के होड़ नीचे जाने लगता है। और फिर उस लेक के सबसे नीचे पार्ट में आने के बाद ये ध्यान उस जगह के इधर उधर देखने लगता है, पर उसे वो इमोर्टल जेलीफिश नहीं मिल रही होती। और अब तो वो अपने आप पे भी डाउट करने लगता है, क्या सच में इमोर्टल जेलीफिश होती भी है, पर वो नोटिस नहीं कर पाता उसके पीछे से आ रही टेंटेकल को। और वो टेंटेकल्स ये ध्यान पर अटैक करने ही वाली होती है कि ये ध्यान उसे नोटिस कर लेता है और बाल बाल उस अटैक से बचता है और उससे दूर हो जाता है। और ध्यान से देखता है उस बीस्ट को जिसने उस पर अटैक किया था। तभी उसकी नजरों के सामने आई वो स्टेटस विंडो में पड़ता है कि ये और कोई नहीं बल्कि भाई इमोर्टल जेलीफिश थी, जिसके पास अब एक्स्ट्रा का हीलिंग टैलेंट था, जिसको ये ध्यान पाना चाहता था। और वो जेलीफिश ये ध्यान पर अपनी टेंटेकल से फिर से अटैक करती है कि ये ध्यान अपनी तलवार को बाहर निकालकर उस टेंटेकल को काट डालता है, जिससे वो मॉन्स्टर दर्द से चीख उठता है। पर उसकी कटी हुई टेंटेकल फिर से अपने आप को रीग्रो कर लेती है और ये ध्यान अपनी आंखों के सामने उस हीलिंग टैलेंट का यूज देख रहा होता है। और अब फिर से ये ध्यान पर हमला होना शुरू हो जाता है, लेकिन ये ध्यान उस हमले से पीछे ना हटता हुआ उल्टा अपना हाथ उस हमले की ओर करता है और उस हमले को छूकर उसके टैलेंट को कॉपी कर लेता है। लेकिन फिर भी उस हमले के प्रेशर से वो दूर जाकर टकराता है और जोर से नीचे गिरता है। लेकिन वो दुखी और गुस्सा नहीं था बल्कि खुश था, क्योंकि उसने उस हीलिंग टैलेंट को कॉपी कर लिया था। लेकिन वो जेलीफिश मॉन्स्टर रुकने थोड़ी ना वाला था। वो ये ध्यान पर एक पॉइजन अटैक करता है और ये ध्यान अपने आप के बचाव में उस छाते को उस अटैक को रोकने के लिए यूज करता है। लेकिन पॉइजन की वजह से वो छाता पूरा ही जल जाता है और थोड़ा सा पॉइजन ये ध्यान के हाथ पर भी लग जाता है। और अब बिना उस छाते के ये ध्यान अपनी सांस को रोकर उस पानी में खड़ा था। और तभी एक और खतरनाक सी चीज ये ध्यान की नजरों में आती है कि वहाँ पर एक एक करके बहुत सी स्टेटस विंडो ओपन हो रही थी। ध्यान अपने मन में सोचता है, मैंने हीलिंग टैलेंट पा लिया है तो हरामजादों के साथ रुकने का कोई फायदा नहीं, अब यहाँ से चुपचाप भागो। और फिर वहाँ से चुपचाप भागने लगता है और तैरता हुआ पानी के ऊपरी तल तक आ जाता है। पर उसके पीछे अभी भी वो टेंटेकल लगे हुए थे। लेकिन क्योंकि अब ये ध्यान पानी से बाहर आ चुका था, वो अपने स्पीड टैलेंट को एक्टिवेट करता है और वहाँ से उड़ता हुआ उस लेक से दूर चला जाता है। और फिर फाइनली किनारे पे आने के बाद वो थोड़ा दूर जंगलों में जाकर आराम की सांस लेता है। आखिरकार मैं बाहर आ गया। और फिर अपनी स्टेटस विंडो को ओपन करता उस हीलिंग टैलेंट को कॉपी करने की तैयारी में अपने सामने आए ऑप्शन पर यस कर देता है। और तभी उसका पूरा शरीर उस दर्द को सहता हीलिंग टैलेंट को अपने साथ मर्ज कर रहा होता है। और क्योंकि ये ध्यान ने पहले भी काफी बार टैलेंट कॉपी किए थे तो उसका शरीर अब काफी आसानी से इस दर्द को सहन पा रहा था। और फाइनली अब उसके पास हीलिंग टैलेंट भी आ चुका था। और ये ध्यान कहता है इस बार तो मर्जी काफी आसानी से हो गई, चलो जो भी है अब इस टैलेंट को यूज करके देखते हैं। और फिर अपने हाथ को आगे करता है जहाँ पर उसी इमोर्टल जेलीफिश के पॉइजन का घाव था। और फिर ये ध्यान हीलिंग टैलेंट को एक्टिवेट करता है कि तभी उसका हाथ पूरा रिकवर हो जाता है। और फिर ये ध्यान जोर से पत्थरों पर मुक्के मारता है और उस दीवार को पूरा तबाह करने के बाद वो देखता है कि उसके हाथ में एक चोट का निशान तक नहीं था। और ये ध्यान अपने मन में कहता है, वाह क्या कमाल का टैलेंट है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास सिर्फ सपोर्ट टाइप के टैलेंट है, अगर मुझे किसी शक्तिशाली से लड़ना है तो मुझे अटैक टाइप के टैलेंट्स को भी कॉपी करना पड़ेगा। चलो जो भी हो अब वापस जाने का टाइम आ गया है। और फिर हम ये ध्यान को उसके घर में देखते हैं जो कि अपनी किताब को पढ़ता पढ़ता ये उसे अपने बाल कटवा रहा था। और ये ध्यान पर गुस्सा थी कि वो इस बार भी उसे बिना बताए घर से चला गया था। और ये ध्यान इस बात के लिए ये उसे माफी मांगता है। और तभी ये ध्यान की नजर अपनी किताब में लिखी एक चीज पर पड़ती है और वहाँ पर एक आर्ट के बारे में लिखा था जो कि एक लो टायर का बीज था, लेकिन उसकी कॉम्पैक्टिबिलिटी बहुत ही ज्यादा थी कि अगर वो अटैक एक ग्रेट मार्शल वारियर पर भी यूज हो तो वो भी उससे बच नहीं पाएगा। और फिर ये ध्यान को अपना नया कॉपी करने वाला टैलेंट मिल जाता है। और फिर शाम के वक्त हम ये ध्यान को उसी मार्शल पावलियन में आते देखते हैं जो कि उसी ब्लोंड लड़की के पास जाता है। और ये ध्यान को वहाँ पर देखकर वो लड़की भी खुश होते हुए उसे कहती है, तो तुम आ गए इतने टाइम बाद, तो फिर आज तुम्हें क्या चाहिए। और फिर ये ध्यान एक कागज को आगे करता उसे कहता है एक माइटी आंट की कंप्लीट बॉडी। और वो लड़की उस कागज को पढ़ते कहती है, माइटी आंट अच्छा वाइन में मिलाने के लिए, वो बॉडी को रिकवर करने के लिए अच्छा रहता है। और ये ध्यान अपने मन में सोचता है क्या मैं सच में कहीं से भी बुरी हालतों में लग रहा हूँ। लेकिन ये ध्यान को उसके ख्याल से सिखाती वो लड़की से बताती है, माफ करना पर हमारे पास माइटी आंट नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ न्यूज है अगर तुम सुनना चाहते हो तो। और ऑफकोर्स ये ध्यान भी उस बात को सुनना चाहता था। और फिर वो लड़की उसे बताती है दरअसल लेना बेस और एक मिड साइज का बेस ट्रेडिंग के लिए उनके बीच में एक रास्ता कंस्ट्रक्ट हो रहा है और उन दो बेसों के बीच में बहुत ही ज्यादा बीस्ट वगैरह होते हैं और वहाँ पर ही एक माइटी आंट की नेस्ट भी है। और ये ध्यान उस लड़की से पूछता है क्या वो मिड साइज बेस्ड आयरन फैंग बेस है, क्योंकि लेना बेस से सबसे पास आयरन फैंग बेस ही था। और वो लड़की भी इस बात पे हाँ करती है और ये ध्यान को बताती है हाँ वो आयरन फैंग बेस है जो कि कम से कम लेना बेस से 100 किलोमीटर की दूरी पर होगा। अगर मैं याद करूँ तो कुछ ही टाइम पहले मो फैमिली से कोई मर गया था और तब मो फैमिली को आयरन फैंग बेस पर शक भी हुआ था। और तब मो फैमिली ने आयरन फैंग बेस को इन्वेस्टिगेट भी किया था, लेकिन आयरन फैंग बेस ने उस मिसअंडरस्टैंडिंग को कुछ ना कुछ कहकर सुलझा दिया था। और इसीलिए आयरन फैंग बेस लिन फैमिली के बेस से सिर्फ मो फैमिली की वजह से एग्रीमेंट में आया है। और ये सब सुनकर ये ध्यान अपने मन में सोच रहा होता है, अब मैं समझा क्योंकि मो फैमिली इन्वॉल्व है तो मुझे पक्का पता था वो कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे। और तभी वो लड़की एक चीज को ढूंढकर ये ध्यान को देती है और ये ध्यान को बताती है कि एक टोकन है जो तुम्हें इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने में मदद करेगा। वैसे तो ये यंग मिस के लिए था पर हमारा बेस काफी बड़ा है तो हमें उस मिड साइज बेस के साथ काम करने की जरूरत नहीं। और फिर ये ध्यान को एक खास बात बताती है, दरअसल वो दोनों बेसिस कुछ मार्शल वॉरियर्स को रास्ते में आते बीस को मारने के लिए भेज रहे हैं और अगर तुम उस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करोगे तो तुम उस आर्ट की बॉडी को ढूंढ पाओगे। और ये ध्यान उस चीज को पाकर खुशी से अपने मन में सोच रहा होता है लिन फैमिली लिन बेस की पक्की रूलर है और अगर वो फैमिली भी आ जाए तो उनकी औकात भी इनके सामने कुछ नहीं। और अब लगता है कि शिकार करने का टाइम हो गया है। और फिर कुछ टाइम बाद हम ये ध्यान को लिन फैमिली की जगह देखते हैं जहाँ पर काफी भीड़ हो रखी थी और उस भीड़ के बीच में खड़ा ये ध्यान अपने मन में सोच रहा होता है जैसा कि लिन फैमिली से एक्सपेक्ट किया था इन्होंने एक बार में कितने ज्यादा वॉरियर्स को रख लिया है, अब मुझे जो भी करना है ध्यान से करना पड़ेगा। और तभी वहाँ पर स्टेज पर कोई आ रहा होता है कि तभी सभी उसकी ओर देखकर चिल्लाने लगते हैं कि लिन जी आ गए। वाह लिन मिंग जी, ओए सभी देखो वो आ गए। और वो बंदा स्टेज पर आकर सभी को हेलो करता है और सभी लोग उसे देखकर खुश इसलिए थे क्योंकि वो बंदा लिन फैमिली का हेड था और साथ ही साथ एक पीक में इलाइट मार्शल वॉरियर भी। और उसके पीछे वो मो फैमिली के दोनों बंदे आ रहे थे जिन्हें देखकर बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन ये ध्यान बहुत ही ज्यादा खुश था। और फिर तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिन फैमिली का हेड जोर से चिल्लाता कह रहा होता है, सभी जानते होंगे हमारा लैंड बेस काफी ज्यादा छोटा है, रिसोर्सेज यहाँ पर लिमिटेड है जो कि आपको सभी की कल्टीवेशन की नीड्स नहीं बुझा सकते और इसलिए एक मीडियम स्केल बेस के साथ ट्रेड करना हमारे लिए बहुत ही फायदा लाएंगे। तो इसलिए इस टाइम का ऑपरेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बेशक मॉन्स्टर्स को मारने में रिस्क भी होगा पर इस बात पे स्टॉप होकर सभी की अटेंशन अपनी ओर करता है और फिर कहता है इस ऑपरेशन से जो लूट मिलने वाली है वो पक्का तुम्हारी कोई भी हंट से ज्यादा होगी। और सभी लोग ये सुनकर लिन फैमिली के लिए चीयर्स करने लगते हैं। लिन फैमिली ऑसम है, यस लिन फैमिली कमाल है, वाह लिन फैमिली। और चीयर्स कर रहे लोगों के बीच में ये ध्यान की नजर पड़ती है एक बंदे पर जिससे ये ध्यान पहले भी मिला था, गेल वुल्फ टीम का लीडर जिसने पहले ये ध्यान की
मदद की थी और ये ध्यान उसे देख खुश होता सोचता है कैसे मैं याद भी होगा। और तभी लिन फैमिली का हेड स्टेज पे चलता चलता सभी को कह रहा होता है किसी को चिंता हो इसलिए मैं लिंक वेंजी इस जगह को इस्तेमाल कर तुम्हें यकीन करने को कहता हूँ और अनाउंस करता हूँ तुम्हें इस ऑपरेशन में जो भी आइटम्स मिलेगी वो तुम्हारी होगी और किसी की नहीं। और ये सब सुनकर वहाँ के सभी लोग बिल्कुल खुश हो जाते हैं और फिर वो उन सबको एडिशनल अवार्ड्स भी बताने लगता है। तो लोग मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर है, सभी को 20 इंटरमीडिएट फिरोशियस बीस्ट का ब्लड मिलेगा और साथ ही साथ 2 बिलियंस का इनाम भी। और एक लाइट मार्शल आर्टिस्ट को 10 एडवांस्ड फिरोशियस बीस्ट का ब्लड मिलेगा और साथ ही साथ 10 मिलियंस। और जोर से चिल्लाता हुआ सभी को जाकर इन चीजों को पाने के लिए रजिस्टर करने को कहता है और सभी लोग खुश होते हैं। एक एक कर अपनी रैंक को चेक करवाने लगते हैं और चेक करवाने के लिए उनको टेस्टिंग स्टोन पे अपना हाथ रखना था और बाकी का काम स्टोन खुद कर लेगा। और फिर लोग एक एक कर अपनी रैंक को चेक करवा रहे होते हैं। अपने मन में सोच रहा होता है जो ने सही कहा था, हमें इन बड़ी फैमिलीज के लिए काम करने की जरूरत नहीं और खासकर तो इस गंदे मो फैमिली के कुत्ते के लिए। और ये ध्यान जानता था कि अगर एबिलिटी डिटेक्ट करने के बाद कि ये ध्यान की लाइट मार्शल आर्टिस्ट है वो सभी लोगों की काफी ज्यादा अटेंशन ड्रॉ करेगा, इसलिए वो डिसाइड कर लेता है कि उस पत्थर पे हाथ रखकर अपनी शक्तियों को पूरा दबा कर रखेगा। और फिर फाइनली ये ध्यान की बारी भी आ जाती है और ये ध्यान को उसका हाथ स्टोन के ऊपर रखने को कहा जाता है और फिर ये ध्यान उस स्टोन पर हाथ रखकर अपनी शक्तियों को दबा रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि मार्शल आर्टिस्ट एडवांस रैंक चलेगी। और फिर फाइनली प्रोसेस के खत्म होने के बाद उस पत्थर पे लिखा आता है मार्शल आर्टिस्ट एडवांस रैंक। यानी ये ध्यान ने सभी को वही दिखाया जो वो दिखाना चाहता था। लेकिन बाकी लोग तो इतनी रैंक को देखकर भी हैरान थे और साथ ही साथ लगता था कि ये ध्यान मो फैमिली की नजर में भी आ चुका है और बाकी लोग वहां से जाते ये ध्यान की तारीफ कर रहे होते हैं। वाओ, ये इतना जवान होकर भी काफी ज्यादा शक्तिशाली है। क्या ये कोई अमीर फैमिली से जीनियस है? इतना जवान होकर में इतना शक्तिशाली, कितना खतरनाक टैलेंट है। और ये ध्यान सबकी बातों को सुन रहा अपने मन में सोच रहा होता है मैंने तो सिर्फ इन्हें अपनी पावर्स का एक हिस्सा दिखाया, लेकिन ये लोग फिर भी इतना शोर मचा रहे हैं। मेरे ख्याल से मुझे इतना भी नहीं दिखाना चाहिए था। और गेलवुड टीम के सभी बंदे भी ये ध्यान की तरफ देखकर बातें कर रहे होते हैं और उनका लीडर कहता है कितना टैलेंटेड बंदा है और मैं इधर इतना बड़ा होने के बावजूद भी अभी भी मार्शल आर्टिस्ट एडवांस रैंक पे अटका हुआ हूँ। और बाकी मेंबर्स भी सेम ही रैंक पर अटके हुए थे और उनमें से एक बंदा कहता है लीडर, आपको नहीं लगता इस छोटे भाई को हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए? और उसका लीडर उसे बताता है वो एक मार्शल आर्टिस्ट एडवांस रैंक है, काफी लोग उसे पहले से अपनी टीम में डालना चाहते होंगे, फिर वो हमें ज्वाइन करना क्यों चाहेगा? और ये ध्यान तब सीधा उनके पास ही चलकर आ रहा होता है और फिर उनके पास आकर रुकने के बाद वो अपने सिर से उस टोपी को हटाकर उनके लीडर को कहता है काफी टाइम हो गया मिले नहीं, गेलवुल्फ के टीम लीडर। और तभी उनके लीडर को भी याद आ जाता है वो टाइम जब वो ये ध्यान से मिला था और वो खुश होता हुआ कहता है ओह, तो तुम वही मार्शल पर्शियंस हो जब हमने उस छोटी लड़की को बचाया था उस सिल्वर मून वुल्फ से। और फिर ये ध्यान की तारीफ करता कहता है अरे सच में नहीं सोचा था कि एक साल में तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। और ये ध्यान इस बात को टालता कहता है बस लगता मैं बस लकी हो गया था। और फिर ये ध्यान से पूछता है हल लीडर कैसे टाइम का ऑपरेशन आपकी गेलवुल्फ टीम को ज्वाइन कर सकता हूं? एंड ऑफ कोर्स लीडर पूरा एक्साइटेड होता ये ध्यान की ज्वाइन होने से मान जाता है और ये ध्यान भी खुश होता सभी को शुक्रिया करता है। और उसी टीम की मेंबर वो तीर चलाने वाली लड़की कहती है क्योंकि एक और मार्शल आर्टिस्ट एडवांस रैंक आ गया है जब जाने में इतना खतरा महसूस नहीं हो रहा। फिर वो पूरी टीम अपने मिशन एरिया पर आ जाते हैं जहाँ की सिटी पूरी तबाह होकर पड़ी हुई थी और जगह टूटी फूटी बिल्डिंग से थी। उनकी टीम का लीडर सभी को बताता है अब लिखा है कि यहाँ पर सिर्फ लो रैंक के फिरोशियस बीस्ट होंगे, हम फिर भी ध्यान से कदम रखेंगे। तभी उन सब पर वुल्फ बीस्ट का हमला होना शुरू हो जाता है और वो भेड़िए तेजी से आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो सभी भी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उनका लीडर सभी को अलग अलग ऑर्डर देता है और सभी के सभी उसकी बात मानकर वैसा ही करने लगते हैं। और ये ध्यान भी लड़ने के लिए तैयार था और वो भेड़िए उनके सामने खड़े उनकी मूवमेंट्स पर ध्यान रख रहे थे। और गेलवुल्फ टीम का प्लान ये था कि ये ध्यान और लीडर वुल्फ को मारेंगे और बाकी पीछे खड़े उनको सपोर्ट करेंगे। तभी उनका लीडर चिल्लाता है ये ध्यान चलो कर दिखाए। और ये ध्यान भी उसकी बात का रिप्लाई हाँ में देकर उन भेड़ियों पर हमला कर देता है और वो भेड़िए भी उसकी तरफ टूट पड़ते हैं। ये ध्यान पहले भेड़िए को अपनी तलवार से काट देता है, उसके पीछे से आ रहे दूसरे भेड़िए को एक जबरदस्ती किक मारकर हवा में पटक देता है और वो भेड़िया हवा में उड़ता हुआ एक जगह जाकर गिर जाता है। और फिर ये ध्यान तेजी से आकर इसके अंदर अपनी तलवार को भर देता है और वो भेड़िया भी वहीं मारा जाता है। और उन दोनों भेड़ियों को मारने के बाद इनका लीडर तालियां बजाता ये ध्यान से इंप्रेस होता कहता है ये ध्यान ये काफी औसम था, लेकिन बुरा हुआ कि तुम मेरे से एक स्टेप पीछे रह गए। देखो मैंने 3 मारे हैं। और बेशक ये बात उसने मजाक में कही हो लेकिन फिर भी ये ध्यान को ये ताने की तरह चुभी। और वो बोझ चलाने वाली लड़की ये ध्यान से इंप्रेस होती हुई कहती है कि ये ध्यान ब्रदर काफी शक्तिशाली है, मुझे तुम धीरे धीरे कर और भी ज्यादा पसंद आ रहे हो। और दूसरा बंदा भी ये ध्यान से इंप्रेस हुआ कहता है वो अपनी उम्र में आगे काफी शक्तिशाली है, मुझे नहीं लगता कैप्टन आपको अपने ऊपर ज्यादा मान करना चाहिए। और उनका कैप्टन गुस्सा होता कहता है आराम को हर बार मेरी बेइज्जती करोगे क्या? और फिर इन फालतू बातों को छोड़कर उनकी टीम का दूसरा बंदा उस भेड़िए की लाश के सामने बैठा बाकियों को कहता है भेड़ियों ने हम पर पहले अटैक क्यों नहीं किया? अगर हम पर उस वैली पे अटैक करते तो इनको ज्यादा फायदा होता। और फिर उनकी टीम का लीडर इस बात का रिप्लाई देता कहता है क्योंकि ये इनकी जगह नहीं है, ये एरिया इससे भी खतरनाक बीस्ट का होगा। और वो बंदा इस बात को सुनकर थोड़ा घबरा जाता है और उसको दिलासा देता हुआ दूसरा उसे कहता है चिंता ना करने को। लेकिन वो फिर भी थोड़ा घबराया लग रहा था। एक बड़ा सा बीस्ट खड़ा था जिसका स्टेटस ये ध्यान देखता है तो वो फायर ब्रीथिंग लिज़ार्ड था जिसके पास फायर का टैलेंट था। और वो बीस्ट अपने मुंह से एक आग का गोला बनाकर फेंक देता है और सभी लोग उस आग से बचकर पीछे हो जाते हैं। लेकिन तभी वो बीस्ट छलांग मारकर उनके सामने आ जाता है, लेकिन उनमें से वहाँ कोई नहीं डरता। और ये ध्यान और लीडर को छोड़कर बाकी 3 बंदे सामने आकर कहते हैं वो इस मॉन्स्टर को खुद ही संभाल लेंगे और उसे लड़ने के लिए चले जाते हैं। और ये ध्यान लीडर से पूछता है क्या वो तीनों अकेले कर लेंगे? और लीडर उसे बताता है चिंता मत करो, वो बस एक लो टाइप बीस्ट है। और फिर कुछ टाइम बाद फाइनली वो तीनों उस बीस्ट को मार ही देते हैं। और वो वाली लड़की जो कि दूसरे बंदे की चलने में मदद कर रही थी लीडर को बताती है सारा मेन काम तो इन दोनों ने किया है और मैंने कुछ खास नहीं किया। और वो बंदा इस बात को टालता कहता है अगर तुम उस बीस्ट को डिस्ट्रैक्ट नहीं करते तो हम उसे आसानी से मार नहीं पाते। और तीसरा बंदा तो साइड में बैठकर शो ऑफ करता कह रहा था ये बीस्ट तो काफी कमजोर था, इसे लड़ना तो बहुत ही आसान था। लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसके पीछे से एक और आग का गोला आ रहा होता है। और ये ध्यान स्पीड टैलेंट का यूज कर उस बंदे की लात पकड़कर उसे उस आग के गोले से बचने से बचा लेता है। और इस आग के गोले को देखकर वो सब ये तो समझ जाते हैं कि यहाँ पर और इस ब्रीड के मॉन्स्टर्स थे। लेकिन जब ये ध्यान और बाकी अपने सामने देखते हैं वहाँ पर 1 2 3 नहीं न जाने कितने कर बीस्ट थे। और फिर तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गेलवुल्फ टीम का लीडर चिल्लाता हुआ वॉकी टॉकी से मदद मांगकर कह रहा होता है पर इस बात का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उस वॉकी टॉकी में से कोई रिप्लाई आ ही नहीं रहा था। और तभी वो मॉन्स्टर्स का झुंड गेलवुल्फ टीम के करीब आने लगता है और लीडर गुस्सा होकर सभी को बताता है कि बाकी ग्रुप्स ने उनकी मदद की पुकार को इग्नोर किया है। और लीडर के पास ही खड़ा दूसरा बंदा उसे बताता है कि लीडर आप लिंक फैमिली के बारे में ज्यादा ही सोचते थे, पर उन्हें परवाह नहीं है, हम मरे या जिए। और ऑफ कोर्स इस बात पर उनका लीडर भी बहुत गुस्सा था और वो गुस्से से कहता है मुझे लगा था कि मैंने इस बार तो सही इंसान को चूज किया है और सभी को लूट लेने के लिए लाया हूँ, पर किसे लगा था कि लिन फैमिली भी ऐसी निकलेगी। और वो टेलीफोन को तोड़ता कहता है लगता है कि लिन फैमिली पहले से ही ऐसी थी। और फिर अपने हथियार को बाहर निकालता उन बीच की तरफ जाता बाकियों को वहां से जाने को कहता है तुम लोग यहाँ से जाओ, मैंने रोक के रखूंगा। और उसकी टीम
का बंदा उसे आवाज लगाता कहता है, लीडर अगर आप ऐसे शब्द कहेंगे तो आप हमें भाइयों की तरह ट्रीट नहीं कर रहे। अगर आप जाना चाहते हैं तो हम साथ में जाएंगे। पर उनका लीडर उन्हें चुपचाप ऑर्डर्स मारने को कहता है, लेकिन वो बंदा और लड़की इस बात से नहीं मान रहे होते। और जिसकी येतिया ने अभी जान बचाई थी वो वहाँ से फटाफट भागने लगता है, ये कहते हुए कि बेवकूफ अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं, तुम यहाँ पर खेलो, मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ। और दूसरा बंदा इस बात से गुस्सा होता है कि आखिर लोग कितने कर मतलब हो सकते हैं। और फिर लीडर येतिया को भी कहता है वहाँ से भागने के लिए। ब्रदर ये तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, अगर तुम यहाँ पर मर गए तो ये बहुत ही फल होगा। प्लीज इन दोनों को भी साथ लेकर अपने साथ चले जाओ। और बाकी दो मेंबर्स येतिया को अकेले भागने को कहते हैं, क्योंकि वो तो जो मर्जी हो जाए अपने लीडर का साथ देने वाले थे। और तभी येतिया मुस्कुराता अपनी पावर्स को आजाद करता उन बीच की तरफ जाता हुआ अपने बैग को जमीन पर रखकर कहता है, बेशक मैं भागूंगा लेकिन आगे की तरफ। और उस ओरा का महसूस करता लीडर चिल्लाता सभी को कहता है, ये ओरा तो एक लाइट मार्शल आर्टिस्ट का है, इसने अपनी पावर्स को छुपा कर रखा था। और सभी लोग इस बात को सुनकर और भी हैरान हो जाते हैं। लेकिन येतिया उस फायर अटैक के आगे बढ़ता हुआ अपने मन में सोच रहा होता है, मैं अपनी पावर्स को दिखाना तो नहीं चाहता था, लेकिन अगर मैंने अब ये नहीं किया तो गेल टीम मारी जाएगी। और तभी वो उस फायर अटैक को एकदम बीच में से काट देता है और स्पीड टैलेंट को एक्टिवेट कर हवा में उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता वहाँ से गायब होकर उस बीस्ट को बिल्कुल ही आधा तक काट डालता है। और लड़ते वक्त भी वो इनके हालों में डूबा था कि गेलफुल टीम के लीडर को अगर अकेला भागना होता तो वो भाग जाता, पर उसने डिसाइड किया वो यहीं रुक कर अपने टीममेट्स को जाने देगा। और अगर ये सब देखने के बावजूद भी अगर मैंने अपनी पावर्स को छुपा कर रखा तो मैं इंसान कहलाने के लायक नहीं रहूंगा। और तभी वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स येतियान पर साथ में हमला करने लगते हैं और दो बड़े से फायरबॉल येतियान की तरफ जा रहे होते हैं। और येतियान स्पीड टैलेंट का यूज कर पास में ही एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास जाता है और अपने एक ही अटैक से उस बिल्डिंग को पूरा काट डालता है। और वो बड़ी सी बिल्डिंग सीधा जाकर उन फायरबॉल्स के ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और इस लड़ाई को देख रहे बाकी मेंबर्स येतियान की पावर से बहुत इंप्रेस थे। और वो लड़की एक्साइटेड होते हुए कहती है, वाह तो ये लाइट मार्शल आर्टिस्ट की पावर, ये तो सच में कमाल की है। और दूसरी तरफ येतियान लड़ता हुआ अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे पक्का पता है गेलवुल्फ टीम का लीडर बुरा नहीं है और वो मेरी पावर्स को देखने के बाद मुझे फ्यूचर में मुश्किलें भी नहीं देगा। और फिर येतियान अपने टैलेंट्स का कॉम्बो मूव यूज करता हवा में उन दोनों मॉन्स्टर्स के पास आकर अपने नाइफ टैलेंट और शैडो टैलेंट को मिक्स कर उन मॉन्स्टर्स पर एक बहुत ही खतरनाक सा हमला करता है, जिसका नाम था शैडो स्लैश। और उस हमले से अचानक कितने कर कट एक ही बार में उन मॉन्स्टर्स को लगते हैं और उस हमले के बाद ही वो मॉन्स्टर्स घायल होकर जमीन पर गिर जाते हैं। और येतियान की पावर को देखता वहाँ का लीडर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस था और उसके मानने से येतियान ऑलरेडी लीना बेस की पीक पावर पर पहुंच चुका है। और एक तरफ ये मामला तो सॉल्व हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं उस आदमी को जो कि गेलवुल्फ को धोखा देकर भाग गया था और अब उसी को मॉन्स्टर्स ने घेर रखा था। और तभी वो मॉन्स्टर्स उसे खाने के लिए टूट पड़ते हैं। और जब बाकी गेलवुल्फ टीम की नजर में ये आता है वो भी उसकी मदद नहीं करते, क्योंकि यही उसकी उन्हें धोखा देने की सजा थी। और तभी येतियान अपने बैग को वापस डालता बाकी मेंबर्स को कहता है, मैं यहाँ से आगे जाने वाला हूँ, तुम लोग क्या करोगे? और क्या तुम मेरे साथ चलोगे या फिर यहीं पर रुकोगे? और बेशक येतियान का कॉन्फिडेंस लेवल देखकर बाकी लोग भी ना नहीं करते और येतियान के साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। और लीडर उन्हें कहता है, गेलवुल्फ टीम साथ में आएगी और साथ में जाएगी। और येतियान भी इस बात को सुनकर खुश हो जाता है। और फिर थोड़ी देर का हंट करने के बाद एक बिल्डिंग पे खड़ा येतियान अपने आसपास के मॉन्स्टर्स को देख रहा होता है। और तभी लीडर येतियान को नीचे से आवाज लगाता हुआ कहता है, ब्रदर येतियान हमें यहाँ पर लाने के लिए बहुत ही शुक्रिया। और येतियान उसकी तरफ देखता वापस बिल्डिंग से नीचे आता है और लीडर को बताता है, तुम लोग थोड़ी देर यहीं पर रुको, मैं किसी चीज को टेस्ट करने जा रहा हूँ। मतलब कि येतियान और भी ज्यादा अंदर जाना चाहता था। और फिर वो सभी को बताता है, तुम सभी लोग पहले वापस जा सकते हो क्योंकि मैं वहाँ पर अकेला ही जाऊंगा। और फिर लीडर येतियान को कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी कनेक्टिविटी बहुत ही ज्यादा है, पर फिर भी। लेकिन येतियान लीडर को टोकता हुआ उसे चिंता ना करने को कहता है और फिर अकेला वहाँ पर जाने लगता है। और बाकी टीम के मेंबर्स लीडर से पूछते हैं कि क्या उन्हें भी येतियान का पीछा करना चाहिए। और उनका लीडर बाकियों को बताता है, अगर हम उसके साथ गए तो हम उस पर बोझ बनेंगे, उसकी कनेक्टिविटी से उसे किसी की मदद नहीं चाहिए। और येतियान तो हमेशा की तरह लड़ने के लिए तैयार लग रहा था। और फिर वहाँ से जाते हुए वो अपने मन में सोच रहा होता है कि इन तगड़ी फैमिली से निपटने से पहले और भी कई फालतू के पंगों में पड़ने से पहले मुझे टेस्ट करना होगा अपना रिकवरी टैलेंट, या आखिर कितना कर शक्तिशाली है ये। और येतियान अपने सामने देखता है जली हुई बिल्डिंग्स को जहाँ पर से काफी बदबू आ रही थी और अपने नाक को ढकता येतियान कहता है, इतनी बदबू क्यों आ रही है, क्या मैं इनकी नस तक पहुंच गया? और तभी जहाँ पर येतियान खड़ा होता है वो जगह पूरी तरह से कांपने लगती है और उस पूरी जमीन के टूटने से पहले ये उसके हमले को डोज कर लेता है और हवा में घूमता हुआ साइड में आ जाता है। लेकिन वो बीस्ट हवा में छलांग मारता सीधा आकर येतियान के पास लैंड होता है और वो काफी खतरनाक सा लग रहा था। और येतियान खुश होता हुआ उसे कहता है, वाह इतना बड़ा बंदा मिल गया मेरी स्किल टेस्ट करने को, अच्छी बात है, तुम मुझे मेरा रिकवरी टैलेंट टेस्ट करने में मदद करोगे। और तभी वो मॉन्स्टर अपना मुंह खोलता है और एक बड़ा सा आग का गोला बनाकर सीधा येतियान पर फेंक देता है और येतियान उसे पूरा जलकर एकदम राख होने वाला होता है। और दूसरी तरफ उसकी टीम अपनी ओर से भी उस मॉन्स्टर का किया गया धमाका देख पा रहे थे और येतियान की चिंता में बैठे थे। लेकिन येतियान को इतना बड़ा आग का धमाका सहने के बाद भी कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके पास तो रिकवरी टैलेंट था। और वो आधा नंगा खुश होता हुआ चिल्लाता कहता है, ओ तो ये है लिज़ार्ड किंग की शक्ति, तो फिर मेरे पास एक सजेशन है, हम एक दूसरे के साथ खेलेंगे। और वो मॉन्स्टर एक और आग का धमाका येतियान की तरफ मारता है और येतियान उसे डोज ना करता हुआ उसे सहने के बाद फिर से ठीक हो जाता है और वापस अपनी जगह से उठता उस मॉन्स्टर को कहता है, तो देखते हैं तुम पहले मुझे जला पाओगे और या फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर अपने सारे टैलेंट्स को साथ में एक्टिवेट करके वो तेजी से हवा में उस मॉन्स्टर की तरफ जाता है और एक तरफ येतियान अपनी तलवार से उसे काट रहा होता है तो दूसरी तरफ से वो मॉन्स्टर येतियान पर बड़े बड़े आग के गोले फेंक रहा होता है। और इस लड़ाई में हो रही चीजों से अनजान बाकी टीम दूर से इन धमाकों को देखकर येतियान की चिंता कर रहे होते हैं। और तभी उस धमाके का इंपैक्ट उनकी तरफ भी पहुंच जाता है और उन सबको अंदाजा लग जाता है कि इतनी खतरनाक लड़ाई में उनका कोई भी काम नहीं है। और फिर काफी टाइम बाद हम देखते हैं येतियान को जो कि उस मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर बैठा आराम की सांस लेता कहता है, माफ करना पर लगता है कि मैं जीता। और फिर तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं येतियान को जो कि अपने मन में लीडर की बातों को याद कर रहा होता है कि उसने येतियान को बताया था कि आर्ट्स की नेस्ट के बीच में गॉड पावर आर्ट्स हर जगह है, मतलब कि अगर एक ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट भी वहाँ पर अकेला चले जाएगा तो उसका भी वहाँ से वापस आना नामुमकिन के बराबर होगा। और फिर येतियान स्पीड टैलेंट के साथ एक जगह पर पहुंच जाता है और लीडर की बातों को याद करता कहता है, मुझे जो भी करना होगा सावधानी से करना पड़ेगा। और फिर वो उस बिल्डिंग से नीचे अपने सामने बहुत से लोगों को इकट्ठा हुआ देखता है और कहता है, तो मेन टीम यहाँ पर इकट्ठी हुई खड़ी है। और उसकी नजर पड़ती है एक तरफ इकट्ठी हुई मो फैमिली पर और एक तरफ इकट्ठी हुई लीन फैमिली पर। और फिर उन दोनों फैमिली को छोड़कर वहाँ पर एक और ओल्ड मैन भी मौजूद था, जिसे देखकर येतियान कहता है कि आखिर ये ओल्ड मैन किस फैमिली से है। और वो ओल्ड मैन असल में एल्ड्रिक विंग था जो कि स्टील टैंक बेस से था और साथ ही साथ एक ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट भी। और तभी एल्ड्रिक विंग नोटिस कर लेता है कि उस पर कोई नजर रख रहा है और वो अपना सिर घुमाकर जोर से कहता है, आखिर मेरे ऊपर कौन नजर रख रहा है?
और ये को एक बात समझ आ जाती है कि ये ओल्ड मैन जो भी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और फिर एल्डर ट्विंग ये को पकड़ कर लाने का ऑर्डर देता है और उसके गार्ड्स भी उसकी बात मानते हैं। भागे भागे ये को पकड़ने चले जाते हैं और ये अपने मन में सोच रहा होता है ऐसे डरने की क्या बात है, मैं वैसे भी इनकी टीम ज्वाइन नहीं करने वाला था। और फिर उसके गार्ड्स उसे पकड़कर एल्डर ट्विंग के पास ले आते हैं और एल्डर ट्विंग ये को देखकर समझ जाता है कि ये भी एक इलाइट मार्शल आर्टिस्ट है। और फिर अपनी दाढ़ी को सहलाता वो ये से पूछता है कि बच्चे तुम कौन हो और तुम हम पर नजर क्यों रख रहे थे? और फिर ये से बताता है कि मैं लेना बेसिक मार्शल आर्टिस्ट हूँ और मैंने सुना था कि यहाँ पर कोई बड़ा मिशन चल रहा है, तो बस मैं यहाँ पर मदद करने आ गया। और ये सुनकर एल्डर ट्विंग अपने गार्ड्स को ये को छोड़ने को कहता है और फिर से अपनी दाढ़ी को सहलाता ये से पूछता है कि तो कौन सी मार्शल आर्टिस्ट फैमिली से हो तुम और तुम पूरी फैमिली के साथ क्यों नहीं आए? और सभी फैमिली के लोग ये की शक्ल को देखकर कहने लगते हैं कि नहीं, ये हमारी फैमिली से नहीं है। नहीं, ये हमारी फैमिली से भी नहीं है, हमारी भी नहीं। और फिर एल्डर ट्विंग ये से कहता है इतनी जवान उम्र में एक लाइट मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हो, लेकिन फिर भी तुम्हें कोई जानता क्यों नहीं है? और ये इस बात का रिप्लाई सोच ही रहा होता है कि उनके पास से हंसता हुआ लेना फैमिली का हेड आता है और एल्डर ट्विंग को कहता है सभी मजाक कर रहे होंगे, आखिर कोई भी इसके बारे में क्यों नहीं जानता? और ये के कंधे पर हाथ रखकर प्राउड होता हुआ कहता है ये बंदा मेरी लिन फैमिली से है। और ये अपने मन में सोच रहा होता है सुनने के बाद कि मैं एक लाइट मार्शल आर्टिस्ट हूँ, इसने मुझे न जाने भी फटाफट अपनी फैमिली में कर दिया। जैसा सोचा था लिन फैमिली का हेड टैलेंटेड लोगों को वो फैमिली से भी जल्दी अपनी टीम में डालता है। और फिर लिन फैमिली का हेड ये को कहता है इधर क्या खड़े हो, जाओ अपनी टीम के पास जाओ। और ये भी उसकी बात को मानकर लिन फैमिली के ग्रुप की तरफ चला जाता है और खुश होता हुआ लिन फैमिली का हेड हंसता हुआ कहता है कि फ्री का मार्शल आर्टिस्ट मिल गया। और दूर पहाड़ से यूलिंग और वो ब्लॉन्ड लड़की ये और सभी को देख रहे होते हैं और यूलिंग कहती है कि ओह तो ये छोटी सी लिन फैमिली भी ये को अपनी तरफ करना चाहती है। और इस बात का रिप्लाई देती ब्लॉन्ड कहती है जी हाँ, जैसा मैंने आपको बताया था ना मिस, वैसा ही। और फिर यूलिंग कहती है कि ये की जगह हमारे मार्शल पवेलियन में ही है। और फिर कुछ टाइम बाद हम उन सभी को आर्ट की नेस्ट की तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं और वो जगह एक बहुत ही बंजर सी जगह थी जहाँ पर से कई फैमिलीज इकट्ठी होकर आर्ट नेस्ट की तरफ बढ़ रही होती हैं। और उनके बीच में ये अपने मन में सोच रहा होता है कि अब क्योंकि सभी को पता चल चुका है कि मैं एक लाइट मार्शल आर्टिस्ट हूँ, तब सभी से छुपकर शक्तिशाली होना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मेरी आपकी पावर्स के साथ मुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। और फिर एक जगह पर आकर एल्डर ट्विंग सभी को रुकने को कहता है और तभी वहाँ पर एक टैलेंट के सहारे एक आदमी एल्डर ट्विंग के सामने आता है और उन्हें बताता है कि अरे तैयार हो चुकी है और बाकी सब चीजें भी तैयार है। और एल्डर ट्विंग फिर से अपनी दाढ़ी को सहलाता कहता है कि लगता है कि वो सैंड माउंटेन के सामने है। और फिर वहाँ से आगे बढ़कर वो गॉड पावर एंड की नेस्ट के पास पहुंच जाते हैं जो कि देखने में बहुत बड़ी सी नेस्ट थी। और ये भी फाइनली उस नेस्ट को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि आखिरकार यही तो उसकी मंजिल थी। और तभी एल्डर ट्विंग अकेला वहाँ से आगे बढ़ता है और सभी को पीछे होने को कहता है और किसी को समझ नहीं आता कि आखिर अब एल्डर ट्विंग करने क्या वाला है। और तभी वो अपने हाथों को जोड़ता है और एक बिजली सी उसके हाथों से निकलती है और तभी उस गॉड पावर आंट की नेस्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा सा मैजिक सर्कल बन जाता है। और जब अपना हाथ नीचे करता है तो जमीन पर भी एक मैजिक सर्कल बन जाता है। और तभी उस गॉड पावर आंट की नेस्ट के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक सामना होता है। उस मैजिक सर्कल के बीच में से बहुत ही धमाके करते टॉमस्टोन निकल रहे थे और बाकी सभी लोग उस धमाके से आ रहे इम्पैक्ट को सहने के लिए अपने आप को कस लेते हैं। और लिन फैमिली का हेड चिल्लाता कहता है वो एक अरे मास्टर है, स्टील फ्रैंक बेस की कॉम्पैटिबिलिटी सच में एकदम हैरान करने वाली है। और ये भी उस इम्पैक्ट को सहता कहता है कि इतनी शक्तिशाली, अरे मुझे इसे अगली बार पक्का सीखना चाहिए। और दूर खड़ी यूलिंग भी ये सब देखकर कह रही होती है कि स्टील फैंक बेस के पक्का कोई अपने प्लान होंगे। एक फ्लेम बर्स्ट के शौक से पूरा लेना बेस हिल चुका है और तभी उस धमाके के बाद पूरी की पूरी आर्ट नेस्ट टूटकर गिरने लगती है और जमीन पर भी बहुत बड़े शेक हो चुके थे। और सभी लोग ये देखकर सोचते हैं कि वो सभी मॉन्स्टर्स भी इस अटैक की वजह से मर चुके हैं, लेकिन हैरान वो इस बात से थे कि कोई भी गॉड पावर आर्ट्स की लाश तक भी वहाँ पर नहीं दिख रही थी। और ये ध्यान भी परेशान हुआ सोच रहा होता है यहाँ पर एक भी नहीं है, सच में वो सारे के सारे मारे गए। अगर वो सारे के सारे मारे जा चुके होंगे तो मैं उनके टैलेंट को कॉपी नहीं कर पाऊंगा। और ऊपर खड़ी यूलिंग ये सब देख कह रही होती है इतनी अच्छी अरे को एक बूटे ने बर्बाद कर दिया, सच में ये शर्म वाली बात है। और नीचे सभी सोल्जर्स उन ब्लैक होल्स के पास जाते कह रहे होते हैं आखिर ये ब्लैक होल यहाँ पर क्यों है? लेकिन तभी उनकी नजर पड़ती है कि वो ब्लैक होल्स खाली नहीं है और हम देख पाते हैं वहाँ से चमक रही आंखों को। और फिर तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि उन गड्ढों से काफी सारी आंट्स बाहर निकलती हैं और उन सोल्जर्स पर हमला करना शुरू कर देती है। और सभी सोल्जर्स इकट्ठे होकर वहाँ से बाहर आ रही आंट्स को अपने सामने देख रहे होते हैं। बाकी सारे लोग तो इस चीज से डरे हुए और हैरान थे, लेकिन अकेला ये ध्यान ही उन आंट्स को जिंदा देख बहुत ही खुश था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर कोई एक या दो आंट्स नहीं थी बल्कि बहुत ही ज्यादा थी। और तभी एल्डर ट्विंग अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है उन आंट पर हमला करने का और उसकी फैमिली के सारे बंदे उन आंट्स पर हमला करने लगते हैं। और दूसरी तरफ लिन फैमिली का हेड भी चिल्लाता हुआ सभी को कहता है सभी लिन बेस के मार्शल आर्टिस्ट मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और उसकी फैमिली के बंदे भी उन आंट्स पर हमला करने लगते हैं और उनके बीच में ये ध्यान भी था। फिर ये ध्यान अपनी तलवार को बाहर निकालता है, अपने सामने आ रही एक आंट को बाकी गार्ड्स के साथ काट डालता है और बाकी दो गार्ड्स तो एक आंट को मारकर आगे खुशी खुशी बढ़ने लगते हैं। लेकिन ये ध्यान चुपके से उस लाश के पास जाता है और उस आंट की बॉडी पे हाथ लगाकर उसकी एबिलिटी को कॉपी कर लेता है। और उस खतरनाक सी एबिलिटी को कॉपी करने के बाद उसके शरीर से एक खतरनाक सा ऑरा निकलता है और ये ध्यान महसूस कर पा रहा होता है उस कॉपी एबिलिटी को। और तभी ये ध्यान को स्टेटस विंडो में ऑप्शन आता है उस एबिलिटी के साथ मर्ज होने का। और ये ध्यान काफी सारा आंट से घिरा हुआ था, इसीलिए वो अपनी एबिलिटी के साथ यहाँ पर तो मर्ज बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। और एक तरफ से आंट उसे मारने के लिए उसके पास आ रही जाती है और फिर ये ध्यान उन दोनों से निपटने के लिए अपने शैडो टैलेंट को एक्टिवेट करता है और उसे लाइट टैलेंट के साथ फ्यूज करके उन दोनों आंट्स पर तेजी से शैडो स्लैश का अटैक करता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी लोग भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक अननोन आंट के बाहर आते ही उन सभी के शरीर वहीं जम जाते हैं क्योंकि इस जगह पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर फैल चुका था। और एल्डर ट्विंग इस प्रेशर को महसूस करता समझ जाता है कि ये एक एडवांस रैंक का फिरोशियस बीस्ट है। और तभी वो खतरनाक सा बीस्ट बाहर आता है और वो उन सभी लोगों से काफी बड़ा लग रहा था और उसके आसपास से पर्पल सा खतरनाक सा ऑरा निकल रहा था। और उसके बाहर आते ही वो सभी देखते हैं ये एक एडवांस रैंक की गॉड पावर आंट है जिसे इन सब में से कोई भी नहीं हरा सकता था। और फिर एल्डर ट्विंग वहाँ से भागता हुआ सभी को वहाँ से वापस आने को कहता है और मो फैमिली भी वहाँ से फटाफट भागने लगती है। ये देखकर लिन फैमिली का हेड भी अपने सोल्जर्स को कहता है चलो यहाँ से भाग निकले। और वो सभी पर यूलिंग उसे बताती है चिंता मत करो वो आसानी से भाग जाएगा। और हम देख पाते हैं कि यूलिंग ये ध्यान पर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करती थी। और दूसरी तरफ सभी भागे हुए लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अगर उन सभी के पास ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट की टीम है तो फिर वो आखिर इन सभी बीच से टक्कर क्यों भाग रहे हैं। पर फिर उन सभी को पता चलता है कि गॉड पावर आर्ट के पास एडवांस टैलेंट होता है
जिससे वो एक ग्रैंड मास्टर तक से लड़ सकते हैं। तो आखिर ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट उस आंट के आगे क्या कर सकते थे? और पीछे से ये ध्यान भागता हुआ अपने मन में सोच रहा होता है कि बड़ी फैमिलीज के लोग सच में यकीन करने के लायक नहीं है। और दूसरी तरफ वो आंट काफी सारे सोल्जर्स को पकड़ पकड़ कर मार रही थी और साथ ही साथ उन्हें खाकर अपना पेट भी भर रही थी। और फिर उसके एक ही अटैक से न जाने कितने का दूर के सोल्जर्स वहीं एक जगह जम जाते हैं, क्योंकि उस आंट का तो ओरा इतना खतरनाक था कि किसी की भी हिम्मत नहीं होती अपनी जगह से हिल पाने की। और वो सभी लोग इसके प्रेशर से जमीन पर गिरने लगते हैं और धीरे धीरे कर उनका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन तभी काफी तेज भागता हुआ ये ध्यान उन सभी सोल्जर्स को वहीं पर छोड़कर जाने लगता है। और किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर इतने प्रेशर के बावजूद भी ये ध्यान इस ओरा के अंदर कैसे चल पा रहा है। और ये ध्यान तेजी से भागता हुआ अपने मन में सोच रहा होता है कि काली पापा का एयर प्रेशर होगी, मुझे फटाफट यहाँ से भागना होगा। और फिर तेजी से वहाँ से जाने लगता है और फाइनली उस ओरा से बाहर निकल जाता है। और फिर वापस उस जगह की तरफ देखता हुआ कहता है गोल्ड कलर की टीम के ऊपर फोकस करेगी, अब यहाँ से जाने का टाइम आ गया है। और फिर फाइनली वहाँ से भागकर वो वही टूटी हुई बिल्डिंग वाली जगह आ जाता है और रास्ते में उसे वही बीच मिलता है जिसके साथ ये ध्यान की बहुत ही खतरनाक लड़ाई हुई थी। लेकिन वो देखता है कि गेलफुल्फ की टीम ने पहले ही उस बीच का सारा सामान उठा लिया था और वो कहता है गेलफुल्फ की टीम सच में प्रोफेशनल है, उन्होंने इसका सारा सामान उतार के सिर्फ हड्डियां छोड़ी है। और फिर ये ध्यान एक बिल्डिंग के ऊपर जाकर वहाँ का काफी अच्छा नजारा देखता खुश होता है और फिर वहीं पर बैठ जाता है और एक्टिव करता है अपनी स्टेटस विंडो को। और फिर उसके सामने ऑप्शन आ जाता है कि क्या वो एडवांस स्ट्रेंथ टैलेंट को कॉपी करना चाहेगा या नहीं। लेकिन ऑफ कोर्स ये ध्यान यस कहकर उस एबिलिटी के साथ फ्यूज होना शुरू हो जाता है और उस दर्द के मजे लेता अपने मन में सोच रहा होता है बड़ी फैमिलीज के लोगों के आगे सिर्फ ताकत वाले लोग ही टिक सकते हैं। और फिर रात के वक्त उस टैलेंट के फ्यूज होने के बाद वो तैयार हो जाता है घर जाने को। और फिर अगले दिन हम उसे घर पर देखते हैं जो कि कल्टीवेट कर रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है अभी मैं एक लाइक मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मतलब कि मेरे लिए एक नोविस ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट को मानना आसान होगा। और तभी गुस्से में उसकी बहन यही हो उसके पास आती है, उस पर चिल्लाती कहती है तुम इतने टाइम बाद वापस आए हो लेकिन फिर भी चुपचाप यहाँ पर बैठ के हिल भी नहीं रहे और अब तो तुमने मेरे से बात करना भी बंद कर दिया है और एक एक्सपर्ट की तरह एक्टिंग कर रहे हो। लेकिन ये ध्यान फिर भी उसे इग्नोर करता है और ये गुस्सा होती हुई वहाँ से चली जाती है। वो ठान ले लेती है कि वो इस बात का ये ध्यान से बदला लेगी। और फिर वो गुस्से में ये ध्यान के खाने में हर एक तरह का नमक और मिर्ची बढ़ाने लगती है और हंसती हुई कहती है अब स्वाद लो मेरी पावर का। और फिर खाने के बाद वो ये ध्यान को खाना खाने के लिए बहुत ही प्यार से बुलाती है और ये ध्यान आज खाने में इतनी सारी डिशेस देखकर हैरान हो जाता है। और ये उसे बताती है भैया मैंने सोचा कि आपने इतनी मेहनत की है इसलिए ये सभी मैंने आपके लिए बनाई है। और ये ध्यान भी खाना खाने को तैयार होता कहता है अब तो मैं इन सभी को फिनिश कर डालूंगा। और तभी ये ध्यान की अच्छी किस्मत उनके घर की डोरबेल बन जाती है और ये ध्यान खाने को छोड़कर दरवाजा खोलने चले जाता है। और जब वो दरवाजा खोलकर देखता है तो वहाँ पर हॉल पे नहीं बल्कि गेलफुल्फ का लीडर था, जिसे देखकर ये ध्यान बहुत ही खुश था और वो ये ध्यान के साथ उनकी आइटम्स बांटने आया था। और ये ध्यान उन आइटम्स को लेने से मना करता है और लीडर चुपचाप उस बैग को ये ध्यान के हाथ में पकड़ा देता है और ये ध्यान को कहता है सभी का हिस्सा उन्हें मिलना चाहिए। और ये ध्यान वहाँ से जाता हुआ लीडर को खाना खाने को इनवाइट करता है और लीडर भी उस खाने को खाने से मान जाता है। और उसे खाने के बाद वो कहता है कि वाओ इतना टेस्टी खाना। और फिर ये थोड़ी घबराती हुई लीडर से पूछती है कि हाँ, आपको नहीं लगता कि इस खाने में बहुत ही नमक है? और लीडर इस बात को मना करता कहता है नहीं इसमें तो नमक बहुत ही कम है। और बेचारी येयू का प्लान यहाँ भी फेल हो जाता है। और फिर खाना खुना खाने के बाद ये ध्यान और लीडर साथ में बैठे बातें कर रहे होते हैं। और फिर लीडर ये ध्यान से पूछता है ब्रदर ये दरअसल मैंने सुना है कि फैन बेस और लेना बेस का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि उनके 50 से ज्यादा लाइक मार्शल आर्टिस्ट मारे जा चुके हैं और साथ ही साथ 3 ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट भी। इसलिए अब उस गोट पावर आर्ट से लड़ने के लिए फैन बेस ने वहां पर एक ग्रैंड मास्टर को भेजा और आखिरकार उस आर्ट स्किनर्स को खत्म कर ही दिया। और फिर बातें वगैरह करने के बाद ये ध्यान लीडर को छोड़ने के लिए घर के बाहर टकराता है और तभी लीडर वहाँ से जाने ही वाला होता है कि वहाँ पर मो फैमिली से एक मेहमान आता है जो कि ये ध्यान की तलाश में आया था। और फिर वो जुटा हुआ ये ध्यान को बताता है कि मो फैमिली ने ये ध्यान को खाने के लिए इनवाइट किया है। पर ये ध्यान उसे इस बात से साफ साफ इनकार कर देता है, जिससे गुस्सा होकर वो मो फैमिली का बंदा अपना ओरा बाहर निकालते हुए ये ध्यान को कहता है हमारी मो फैमिली का इंट्रोडक्शन कोई भी मना नहीं कर सकता। और लीडर उसके पास आकर उस बंदे को शांत करने की कोशिश करता है लेकिन उसे इतनी चुल मच रही थी कि वो ये ध्यान से पंगा ले ही लेता है और उसे धमकाने लगता है। पर ये ध्यान उसके हाथ को हटाता हुआ उसे दबाकर वही जमीन में गाड़ देता है और फिर वो बंदा डरता हुआ भागता हुआ वहाँ से चला जाता है। और ये ध्यान अपने मन में सोच रहा होता है मेरे पास एडवांस लेवल की ताकत है और मैंने अपने अटैक में ज्यादा ताकत लगाई भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके हाथ टूट गए। और फिर हम देखते हैं उसी बंदे को जो कि मो फैमिली का दिया हुआ इन्विटेशन का कागज फाड़ रहा होता है ताकि वो इससे ये ध्यान को फंसा पाए। और फिर अगले सीन में हम मो फैमिली को देखते हैं जहाँ पर ओल्ड मैन और उसका बेटा था और तभी वहाँ पर वही बंदा भागता हुआ आकर मो फैमिली के सामने झुकता हुआ उन्हें बताता है कि वो ये ध्यान को बुलाने तो गया था लेकिन उसने मो फैमिली की बेइज्जती कर उनका इन्विटेशन कागज भी फाड़ दिया और उसे मारकर वहाँ से भगा दिया। और इस बात को सुनकर मो फैमिली का करंट हेड मो कैंग शैंक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसके ओरा से सभी उसके आसपास की चीजें उड़कर गिरने लगती हैं। लेकिन फिर वो शांत होकर अपने बीमार फादर के पास जाने लगता है और फिर कैंग शैंक उस बंदे को वहाँ से जाने को कहता है ताकि वो अपने फादर से आराम से बात कर पाए। और फिर उसका फादर उसे बताता है मेरा ज्यादा टाइम इस मो फैमिली में नहीं रहा और फिर मेरे जाने के बाद मो फैमिली में कोई भी ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट नहीं बचेगा, जिससे मो फैमिली को बहुत ही मुश्किल आएगी। और फिर वो अपने बेटे को बताता है हमें लेन फैमिली से पहले ये ध्यान को अपनी तरफ करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम उसे पा नहीं सके तो हम उसे पकड़ लेंगे। और उसका बेटा उसे पूछता है फादर ये ध्यान के नाम में ये है, अगर हमने उसे पकड़ भी लिया आखिर वो हमारे किस काम का आएगा। और फिर उसका फादर एक मेडिसिन को बाहर निकालता है और उसे बताता है कि इस मेडिसिन से कोई भी अपना दिमाग खो देता है। और फिर इस मेडिसिन को अपने बेटे को देता उसे बताता है उसे ब्रेन वॉश कर दो और उसे एक नकली आइडेंटिटी बताओ और उसे कहना कि वो मेरा बेटा था और फिर उसका नाम ये से मो में चेंज कर देना, लेकिन चिंता मत करो फैमिली के हेड तुम ही बनोगे और उसे बताना कि वो मेरा नाजायज बेटा था। और फिर इस काम को वो अपने बेटे को जल्द से जल्द करने को कहता है और उसका बेटा भी झुक कर अपने पिता का ऑर्डर मान लेता है और भेज देता है अपने 10 सिपाहियों को ये ध्यान को पकड़ने के लिए। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि काफी सारे असासिन ये ध्यान के घर की तरफ जा रहे होते हैं और एक असासिन उसके घर में एंटर कर लेता है और साथ ही साथ अपने कान में लगे डिवाइस से उन चीजों की रिपोर्ट भी कर रहा था। रिपोर्ट मैं ये ध्यान के घर में आ चुका हूं और उनका लीडर सभी को बताता है। फिर से रिपीट करता हूं हमारा मिशन है उसकी छोटी बहन को पकड़ना और उससे वो चीज करवाना जो हम करना चाहते हैं। और वो असासिन इस बात को मान लेता है और बाकी के असासिन सेफ्टी के लिए उसके घर के बाहर ही खड़े थे ताकि अगर कुछ भी हलचल हो उस चीज की रिपोर्ट कर पाए। और फिर घर में घुसा असासिन एक कमरे में आकर बाकियों को रिपोर्ट करता है कि अपने टारगेट के कमरे में आ गया और उसका लीडर लेकिन वो असासिन अपनी तलवार से उस कंबल को हवा में काट देता है कि तभी अचानक ही एक हाथ आकर उसके गर्दन को जकड़ लेता है जो कि ये ध्यान का हाथ था। और ये ध्यान उसे हवा में उठाकर उससे कहता है कि मैं काफी ज्यादा देर से तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। और उस असासिन का लीडर उससे रिपोर्ट में पूछ रहा होता है कि क्या तुमने येयू को पकड़ लिया, मुझे जवाब दो। लेकिन उससे पहले वो कुछ कह पाता ये ध्यान उस असासिन की गर्दन को वहीं दबाकर उसे मार डालता है और उसके नीचे गिरने के बावजूद भी उसका लीडर उस असासिन से रिपोर्ट मांग रहा होता है मुझे जवाब दो क्या तुमने येयू को पकड़ा या नहीं। और फिर ये ध्यान उस एयरफोन को उठाकर उसका रिप्लाई देता है कि मैंने ये ध्यान को पकड़ लिया है, मैं उसे तुम्हें जल्दी लौटाता हूं। लेकिन एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक कान खोल के बात सुनो। टैलेंट कॉपीकैट के एपिसोड नेली कैच अप हो चुके हैं तो इस कॉपीकैट के एपिसोड के बाद टैलेंट कॉपीकैट के एपिसोड को आने में टाइम लगेगा और इसलिए तुम्हें उस चीज का वेट भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम मेरी अच्छी सी क्वालिटी में एनिमे एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो जाओ जाके सब्सक्राइब करो मेरे ओरिजिनल चैनल पर जहां पर मैं इससे भी अच्छे से और नए एनिमे लाऊंगा और वैसे भी चेंसो मैन भी आने वाला है। और अगर उसे मेरी आवाज में देखना है तो फटाफट जाकर मेरे ओरिजिनल चैनल को सब्सक्राइब
स्टार्ट कर लो और बाकी सीरीज को भी एंजॉय करना मत भूलना, और खासकर ओवरलोड और कॉल ऑफ द नाइट को। लेकिन सब्सक्राइब सिर्फ वही लोग करना जिन्हें अच्छी क्वालिटी देखना पसंद है, क्योंकि मैं थोड़ा लेट लाऊं लेकिन बाकियों से पक्का ज्यादा अच्छी क्वालिटी मिलाऊंगा। लिंक इन डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो आदमी ये की आवाज को पहचान कर कहता है, तुम हो कौन? ये पक्का मेरे आदमी की आवाज नहीं है। और फिर बाकियों को उसे पकड़ने का हुक्म देता है। और तभी उसके असासिन की लाश ये के घर की खिड़की से नीचे पड़ती है। और फिर बाकी असासिन उस लाश के पास जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका आदमी मर चुका है। और फिर उनका लीडर सभी को बताता है, सभी सावधान रहो, उस बंदे ने पक्का अपने साथी बुलाए हैं। और एक तरफ गायब हुआ ये उनके पास जाता हुआ सोच रहा होता है कि मदद और मैंने इस पूरे लेना बेस में आखिर मेरे अलावा मो फैमिली के खिलाफ कौन जा सकता है। और तभी हल्की फुल्की आवाज से वहां के असासिन को पता चल जाता है कि वहां पर कोई है और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं, कौन है वहाँ पर? अपने आप को दिखाओ। लेकिन जब कोई रिएक्शन नहीं आता उस असासिन को लगता है कि वो सिर्फ उसकी गलतफहमी थी। लेकिन तभी एक रोशनी आती है और उसी असासिन का सिर धड़ से अलग हो जाता है और उसके सामने से गुजरा होता है। अपने आप को सामने दिखाता है ये और वो बाकियों की तरफ देख कहता है, दूसरा भी क्या? और सभी लोगों को लगता है कि वो ये नहीं बल्कि कोई शैडो असासिन है जो कि उसने हायर कर रखा है। और वो सभी भागते हुए इधर उधर फैलने लगते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ये अपने स्पीड टैलेंट को एक्टिवेट करता है, अपने हाथ में अपना हथियार पकड़ता है और अपनी स्पीड से और दो असासिन को काट डालता है। और बाकी सभी तो देखते ही रह जाते हैं इस खतरनाक सी स्पीड को। और गुस्से में ये अपनी स्पीड से बाकी असासिन की तरफ भी बढ़ पड़ता है और उसे भी काट डालता है। और फिर हवा में एक असासिन जब ये को एक जगह पर खड़ा देखता है, वो छलांग लगाता है, उस पर हमला करने की कोशिश करता है। पर ये अपनी स्पीड से उसे डोज कर लेता है और उसे भी काटकर आगे बढ़ता है। बाकी भाग रहे असासिनों की तरफ फिर शैडो ब्लेड का इस्तेमाल कर उन्हें भी गिरा देता है। और एक तरफ उनका लीडर जिसको इस बात के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, अभी भी बाकियों से कांटेक्ट करके पूछ रहा होता है, क्या सिचुएशन है वहाँ पर? मुझे जवाब दो। अगर तुम सुन सकते हो तो मुझे जवाब दो। और दूसरी तरफ ये बाकी असासिन से लड़कर एक बैडा सी लैंडिंग करता वहाँ पर आता है और अपने हथियार को पूरी तरह से लड़ने के लिए कसकर वो बाकियों को भी ठोकने के लिए तैयार था। और तभी उनका लीडर उन्हें बताता है, यही है ध्यान है, इसे अभी के अभी पकड़ लो। और फिर वो दोनों असासिन एक कॉम्बो मूव करते हुए ये की तरफ साथ में ही मुक्का मारने को बढ़ते हैं। और फिर ये अपने हथियार को गायब कर अपने मुक्के को जान लगाकर कसता है और फिर स्टैंड टैलेंट को एक्टिवेट कर उनके दो मुक्कों का जवाब देता है अपने दो मुक्कों से। और वो दोनों असासिन सोच रहे होते हैं, आखिर इस अकेले ने हम दोनों के मुक्के कैसे सह लिए? लेकिन उन दोनों के मुक्के भी कम पड़ जाते हैं, क्योंकि ये की ताकत से वो दोनों हवा में उड़ते हुए पीछे जाकर गिरते हैं। और फिर ये बढ़ता है उनके लीडर की तरफ और वो लीडर डरा हुआ जमीन पर गिरा हुआ कह रहा होता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? मुझे लगा था ये बस एक लाइट मार्शल बोरियर है। और ये अपने पटाखे निकालता हुआ उससे पूछता है कि ओह तो तुम मोशाबे के बाप मो एन होना। और फिर वो लीडर जो कि सच में वही था अपनी शक्ल दिखाता कहता है, हाँ जी हाँ, मैं वही हूँ। अगर तुम मुझे नहीं मारते हम ये मामला संभाल सकते हैं। और फिर ये उसके पास खड़ा होकर उसे बताता है, ओह सच तुम्हें एक बात बतानी थी, हमारे बेटे मोशाबे को मैंने ही मारा था। लेकिन उसके बाप को अब इसकी कोई भी परवाह नहीं थी और वो झुकता हुआ कहता है, मेरे गधे बेटे ने लॉर्ड येतियान से पंगे लिए होंगे, उसकी मौत तो निश्चित थी। और गिड़गिड़ाता हुआ उससे कहता है, मेरे पास काफी पैसा है, अगर आप मुझे बख्श देते हैं तो मैं आपको उतना पैसा दूंगा जितना आप चाहेंगे, प्लीज मुझे मत मारियो। पर गुस्से में लग रहा ये अपने हाथ को कसकर मोएन को स्टैंड टैलेंट के साथ जमीन में गाड़ देता है और उससे माफी मांगता कहता है, माफ करना पर मुझे मामले को ठंडा करना ही अच्छा लगता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ये को जो कि रात में मोशाबे के बाप मोहन की बॉडी के सामने खड़ा था और उसकी बॉडी से उसका कपड़ा उतारता वो कहता है, मैं अपना बदला पूरा लेकर ही रहता हूँ। और तुमने जिसने मेरी बहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मैं तुम्हारा पूरा खानदान ही जड़ से मिटा डालूंगा। और फिर उस कपड़े को अपने सिर में डाला, वहाँ से फ्लेक्स मारता हुआ जाने लगता है और अपने स्पीड टैलेंट को एक्टिवेट करता वो वहाँ से उड़ता हुआ चला जाता है। और दूसरी तरफ मो फैमिली के घर में जिनको अभी तक खतरे का अंदाजा नहीं था, वहाँ पर वही खांसता हुआ ओल्ड मैन अपने बेटे से पूछता है, अभी तक 10 ग्रेट एल्डर वापस क्यों नहीं आए? लेकिन उसका बेटा अपने फादर को चिंता न करने को कहता है, क्योंकि उसके मानने से इस पूरे लेना बेस में 10 ग्रेट एल्डर के खिलाफ कोई नहीं जा सकता था। लेकिन इनको क्या पता इनका बाप आने वाला है। हम जस्ट किडिंग। तभी वो ओल्ड मैन नोटिस करता है उनकी तरफ आ रही काफी तेजी से एक तलवार को और उस तलवार के हमले से बचता हुआ वहाँ से पीछे हट जाता है और उस अटैक की सोर्स को चिल्लाता पूछता है, हमारे अड्डे पर हमला करने की कोशिश किसकी हुई? और तभी वो जमीन में लगा हथियार अपने आप ही हवा में उड़ता हुआ अपने मालिक के पास चला जाता है। एंड ऑफ कोर्स वो बंदा और कोई नहीं बल्कि ये होता है जो कि उन दोनों को कहता है, वाह तो तुमने अपने बंदे मेरे पीछे भेज दिए और मुझे पूछ रहे हो कि कौन हमला कर रहा है? काफी मजेदार और अजीब बात है। और उस बुड्ढे का बेटा चिल्लाता कहता है, ये ध्यान, आखिर तुम यहाँ पर कैसे हो सकते हो और 10 एल्डर्स कहाँ हैं? एंड ये उस बात का जवाब देता उसे कहता है, चिंता मत करो तुम उनसे जल्दी मिलोगे नरक में। एंड इस बात से वो बंदा बहुत ही गुस्सा था और अपनी तलवार को पकड़ा ये उस बंदे पर हमला करने को टूट पड़ता है। और ये अपने अटैक करे हाथ पर सारी स्पीड टैलेंट की फोर्स यूज करता है ताकि वो एक हमला काफी ज्यादा तेज हो। और वो बंदा उससे बचने की कोशिश तो करता है लेकिन इतने तेज और स्पीड अटैक से नहीं बच पाता और ये उसे अपनी तलवार से काट डालता है और वो बंदा भी बेहोश होकर वहीं घायल जमीन पर गिर जाता है, जिसे देख वो ओल्ड मैन बहुत ही हैरान हो अपने बेटे के पास उसे गोद में पकड़ चिल्लाता है, और फिर जोर से चिल्ला पड़ता है, तू हरामजादा है, तूने मेरे बेटे को मारा। लेकिन ये उसे बिल्कुल नहीं डरता, उसे कहता है, ओह एक सीक्रेट आर्ट मैंने ये पहले भी देखी है, ये वही है जो तुमने माइटी आर्ट से बचने के लिए इस्तेमाल की थी। लेकिन वो बुड्ढा तो उस सीक्रेट आर्ट को यूज करता बहुत ही गुस्सा था और उसके आसपास से पावरफुल से बिजली का ऑरा आ रहा था और बहुत चिल्ला रहा था, मेरे बेटे को मारने की हिम्मत की तुमने। और तभी उस सीक्रेट आर्ट के सहारे उस बुड्ढे के डोले शोले बहुत ही ज्यादा बफ हो जाते हैं। मुझे तुम्हारी मौत चाहिए। या फिर कहूँ वो पूरा का पूरा ही काफी बफ हो जाता है। अब तो यकीन करना भी मुश्किल था, यही वो बुड्ढा था जो पहले बीमार पड़ा था और वो ये पर हमला करने उसकी डायरेक्शन पर कूद पड़ता है और अब वो काफी तेज हो गया था और ये देख तो पाता है उसकी तरफ आते बहुत ही बड़े मुक्के को, लेकिन वो उसे डोज नहीं कर पाता और उस तगड़े से मुक्के के लगते ही वो पत्थर को तोड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। लेकिन अपने आप को सीधा कर फिर से संभालता हुआ वो लड़ने को तैयार होता है और वो बुड्ढा भी वहाँ से बाहर आता ये को मरने के लिए तैयार होने को कहता है, क्योंकि अब ये की हड्डियां तोड़ तोड़ कर उसका रस भी निकालते उसे फिर भी शांति नहीं मिलेगी। एंड यस वो बुड्ढा भी काफी बैडास बन गया था और ये की तरफ बढ़ रहा था और तभी उस बुड्ढे के गार्ड ये को देखकर उसे असासिन समझकर उसकी ओर जाने लगते हैं उस पर हमला करने के लिए। और ये अपने लड़ने की पोजीशन में आकर अपने शैडो टैलेंट को एक्टिवेट करता उन्हें कहता है, अभी तो मैंने तुम्हारी फैमिली का हेड उड़ाया और तुम अभी से अलर्ट में आ गए। मो फैमिली सच में बेवकूफों से बच किया है। उसका सीधा सीधा मतलब था कि अगर तू बैडास तो मैं तेरा बाप। और वो बुड्ढा उन सभी को ये को मारने को कहता है। एंड उसके सिवाय उसकी तरफ बढ़ते हैं कि ये उनकी तरफ शैडो टैलेंट को एक्टिवेट कर उन सभी के सामने अचानक ही आ जाता है और अपने शैडो ब्लेड अटैक से एक ही बार में उन सभी को काट डालता है। एंड उस बुड्ढे को भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी चीज मुमकिन कैसे हो सकती है, एक आदमी जो हद से ज्यादा टैलेंट यूज कर पाए। और वो बुड्ढा सभी को अलर्ट होने को कहता है क्योंकि ये के पास एक ग्रेट वॉरियर की ताकत थी और ये उस बुड्ढे की तरफ बढ़ता उसे कहता है, तो चलो देखते हैं तुम्हारी सीक्रेट आर्ट कितनी देर तक टिकती है। और वो ओल्ड मैन ने अपने हथियार को बाहर निकालता ये पर अपना हमला कर देता है और उस बड़ी सी तलवार को ये ने अपनी छोटी सी तलवार से रोक लिया था। और एक तरफ इनकी खतरनाक लड़ाई तो चल रही थी, उन्हें नहीं पता था कि उनके ऊपर कोई नजर रख रहे हैं। और उन दोनों में से एक मिस्टीरियस बंदा कहता है, मो फैमिली का ग्रेट वॉरियर यहाँ पर लड़ाई में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो कोई भी है इसकी लड़ाई का तरीका बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। और फिर वो दूसरे बंदे यानी अपने यंग मास्टर से पूछता है, मैं देख क्या हूँ ये चल क्या रहा है। लेकिन उसका यंग मास्टर उसे कहता है, इतनी जल्दी में भी मत पड़ो एल्डर जी। और फिर अपनी शक्ल को दिखाता कहता है, पहले देख लेते हैं इस लड़ाई का नतीजा क्या निकलता है।
एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये ध्यान और उस बुड्ढे के हथियार आपस में टकरा रहे होते हैं और उन दोनों से बहुत ही खतरनाक सा ओरा निकल रहा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन दोनों पर कोई नजर रख रहा है और ये ध्यान उस ओल्ड मैन के बड़े से हथियार को पीछे कर देता है और उस पर अपना हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन वो बुड्ढा ना हार मानता हुआ चिल्लाता हुआ ये ध्यान पर हमला करता है, इस उम्मीद में कि वो उसे हरा पाएगा। लेकिन ये ध्यान उसके सारे हमलों को डिफ्लेक्ट कर देता है और हैरान होता ओल्ड मैन अपने मन में सोच रहा होता है, इतनी ज्यादा स्पीड, इसने मेरे हर एक अटैक को ब्लॉक कर लिया। लेकिन ये ध्यान अकेला ब्लॉक थोड़ी ना कर रहा। फिर वो काफी तेजी से उस ओल्ड मैन पर अपनी तलवार से हमला कर देता है, जिससे वो ओल्ड मैन थोड़ा सा घायल हो जाता है। लेकिन फिर भी अपने आप को संभालता हुआ वो अपनी पूरी जान लगाकर ये ध्यान को अपनी तलवार से दबा करने की कोशिश करता है। लेकिन ये ध्यान उसके ये हमले को भी डॉज कर लेता है। लाइक लिटरली क्या फायदा हाथी होने का जब तुम एक चींटी को ना मार पाओ। और वो ये ध्यान से बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि पावर अलग बात, लेकिन ये ध्यान तो तेज भी बहुत था और साथ ही साथ शैडो टैलेंट उसके पास अलग था। और उस खतरनाक से ये ध्यान को देखते हुए अब उस ओल्ड मैन को भी खतरा महसूस होने लगा था। वो थका हुआ अपने मन में सोच रहा होता है, अगर ये चलता रहा मैं अपनी एनर्जी को उसके साथ थका दूंगा, इसलिए जब तक सीक्रेट आर्ट खत्म नहीं हुई है मुझे फटाफट यहाँ से भागकर लेग फैमिली से मदद मांगनी चाहिए। और ये ध्यान उस बुड्ढे को कहता है, ओए ओए हमला नहीं करोगे ओल्ड मैन, या फिर मुझे ये मत कहना कि तुम अभी से ही थक गए। लेकिन वो ओल्ड मैन ये ध्यान के चिढ़ावे में नहीं आता और अपनी एबिलिटी का यूज करता न जाने कहां से एक स्मोक बॉम्ब निकालता है और उसे ये ध्यान की तरफ फेंक कर वहां धुआं कर देता है, ताकि वो ये ध्यान की नजर को भटकाकर वहां से धूम से भाग पाए। और ये ध्यान उस धुएं में अपने आप को संभालता है और देखता है कि वो ओल्ड मैन फटाफट वहां से भाग रहा था। लेकिन ये ध्यान उसे जाने थोड़ी ना देने वाला था और वो अपनी स्पीड टैलेंट का यूज करता उस ओल्ड मैन का पीछा करने लगता है। और इस वक्त वो दोनों फ्लैश की स्पीड से गुजर रहे थे, लेकिन ये ध्यान तो बस उसे खेलना चाहता था कि वो फटाफट अपने स्पीड टैलेंट से उस ओल्ड मैन के आगे पहुंच जाता है। और उस ओल्ड मैन की बुरी किस्मत कि उसकी सीक्रेट आर्ट का इफेक्ट भी खत्म होने लगता है और उसके खत्म होते ही वो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन अपने आप को उठाता पूरी कोशिश करता, अपने आप को कोसता सोच रहा होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। और तभी उसके आगे ये ध्यान उसके करीब उसे कहता है, इसे खत्म करने का टाइम आ ही गया मो फैमिली, अब बारी है तुम्हारी अपने बेटे से मिलने की नरक में। लेकिन वो ओल्ड मैन ये ध्यान से विनती करता चिल्लाने लगता है, प्लीज प्लीज रुकिए तो सही छोटे मालिक। और ये ध्यान को समझ नहीं आता कि अब वो क्या बोलने वाला है और वो बुड्ढा चिल्लाता हुआ उसे विनती करता है, छोटे मालिक मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे बख्श दीजिए, मैं आपको पूरी मो फैमिली के खानदान का खजाना दे दूंगा। और ये ध्यान तो अपने मन में सोच रहा होता है, ये सब सुना सुना क्यों लग रहा है। एंड यस अगर आपको याद हो तो मोशाबे के बाद मो एन ने भी मरने से पहले ऐसी विनती की थी, लेकिन इस बार ये ध्यान उसे कहता है, ठीक है निकालो अपना खजाना और दिखाओ मुझे। और फिर वो ओल्ड मैन अपने टैलेंट का यूज कर अपने हाथ में एक बॉल को लाता है और ये ध्यान को उसे दिखाता है। लेकिन तभी उसकी खुशी के मारे हंसी निकल पड़ती है, क्योंकि वो तो उसकी एक चाल थी। और तभी उस गोल बॉल में से काफी सारी जहरीली पिंस निकल पड़ती हैं और ये ध्यान उसे नोटिस करता अपने स्पीड टैलेंट के साथ फटाफट पीछे हो जाता है। लेकिन नीडल्स काफी ज्यादा थी तो वो उन्हें अपनी तलवार के साथ डिफ्लेक्ट करता है, लेकिन फिर भी एक नीडल उसके चेहरे पर लगी जाती है और वो गुस्से में उस ओल्ड मैन को कहता है, सच में हराम खोरी, जैसा कि मो फैमिली से उम्मीद रखी थी, क्योंकि तुम ही लोगों को ऐसी चीजें करनी आती है। और वो बुड्ढा खुशी से हंसने लगता है और ये ध्यान को कहता है, ये चीजें जहरीली है, मतलब अब तुम मरे, क्या फायदा तेरी बकवास करने का जब तुम अंत में भी मुझसे मरोगे। लेकिन तभी ये ध्यान अपने रिकवरी टैलेंट को एक्टिवेट कर उस घाव को वापस हील कर लेता है, जिसे देखकर उस ओल्ड मैन को समझ नहीं आता कि आखिर ये ध्यान के पास इतने सारे टैलेंट कैसे हो सकते हैं। और फिर ये ध्यान उसी पिन को उठाकर स्ट्रेंथ टैलेंट को एक्टिवेट कर सीधा मारता है उस ओल्ड मैन को, जिससे उस ओल्ड मैन का एकदम बुरा हाल हो जाता है। और ये ध्यान उसे कहता है, मेरे पास इतने टैलेंट क्यों है, नरक में जाकर वहां के देवता से पूछो। एंड देन एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ये ध्यान के घर को गार्ड कर रहे हैं गेलवुल्फ के कैप्टन को, जो कि यहाँ पर ये ध्यान की सिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए था। और वो हवा में कंप्लेंट करता हुआ कहता है, अभी तक ब्रदर ये ध्यान वापस क्यों नहीं आए, अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं उसकी बहन का बेबी सिटर हूँ। एंड तभी स्पीड टैलेंट से ये ध्यान भी वहाँ पर आ जाता है और ताना मारता हुआ कहता है, लगता है कि कोई कंप्लेंट कर रहा है गेलवुल्फ के कैप्टन। एंड फिर कैप्टन के उसे नोटिस करने के बाद ये ध्यान उसे शुक्रिया करता हुआ कहता है, ये का ध्यान रखने के लिए शुक्रिया कैप्टन। एंड वो हमेशा की तरह काफी बैडास लग रहा था। एंड फिर अपनी जगह से उठते कैप्टन से पूछता है, तो तुम वापस आ गए तो काम पूरा हो गया। एंड ये ध्यान भी इस बात से एग्री होता है, कैप्टन को बताता है कि आज से लेना बेस में कोई भी मो फैमिली नहीं है। एंड उस डरावने चेहरे को देखकर कैप्टन भी थोड़ा घबरा जाता है। एंड फिर फालतू बातों को छोड़कर ये ध्यान कैप्टन से पूछता है, जो भी हो ये कहां पर है, कोई भी असासिन उसके पीछे तो नहीं आता ना। पर कैप्टन उसे बताता है कि ये जगह बिल्कुल ही सेफ थी एंड वो इंजेक्शन लेने के बाद अब से रेस्ट कर रही है। एंड यहाँ पर बेहोशी के इंजेक्शन की बात हो रही है, जो कि ये ध्यान को मजबूरी में से लगाना ही पड़ा, क्योंकि वो सही ये मामला नहीं बता सकते थे। एंड ये ध्यान ये जानकर बहुत ही खुश था कि उसकी बहन बिल्कुल ही सेफ थी। एंड फिर कैप्टन ये ध्यान को वहां से नीचे को ले जाने लगता है, क्योंकि छत पर तो बहुत ही ठंड थी। एंड वहां से जाते जाते कैप्टन ये ध्यान से पूछता है कि मो फैमिली को मारने के बाद उसके अगले प्लान्स क्या होंगे। एंड ये ध्यान से बताता है, मैं चाहता हूं कि ये कल्टीवेट करना शुरू हो जाए। और कैप्टन से पूछता है, और साथ ही साथ मैं सोच रहा हूं क्या कोई नॉर्मल लोगों का जल्दी इंप्रूव होने का तरीका होगा। पर कैप्टन से बताता है कि ऐसा तरीका नहीं होता, तुम्हें जल्दी इंप्रूव होने के लिए ज्यादा पैसा लगाकर उसके लिए रिसोर्सेज खरीदने पड़ेंगे। एंड इसलिए अमीर फैमिली के बच्चे जल्दी इंप्रूव होते थे। एंड कैप्टन ये ध्यान को कहता है, बाकी बात बाद में करते हैं, जाओ पहले ये को देखो, वो पहले छत की बेडरूम पे होगी। एंड ये ध्यान उसे शुक्रिया कहता वहां से चल पड़ता है। एंड दरवाजा खोलकर ये के कमरे में आ जाता है, जो कि काफी आराम येयू को एक हल्की सी आवाज लगाता है, येयू। एंड ये की आवाज और अपना नाम सुनते ही येयू जागती हुई अपनी आंखों को मलती हुई अपने बिस्तर से उड़ जाती है। एंड न जाने क्यों ये मैं ही हूँ, जो आपको भी लग रहा है कि येयू दिन से दिन ज्यादा ही ठीक होती चली जा रही है। एंड वो ये को अपने सामने देख बहुत ही हैरान और खुश होती है। एंड ऑफ कोर्स ये भी। एंड फिर येयू अपने बिस्तर से हिलती हुई सीधा जाकर ये के गले लग जाती है और उसे बताती है कि उसे काफी डर लग रहा था कि वो वापस नहीं आएगा। बट ये ध्यान उसे वापस गले लगाता, उसे समझाता बताता है, चिंता मत करो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। एंड ये ध्यान के भी थोड़े आंसू आने लगते हैं, ये मेरा वादा है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। एंड फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं मो फैमिली को। एंड हर जगह न्यूज़ फैल चुकी थी कि पूरी मो फैमिली तबाह हो चुकी है। एंड फिर उस जगह पर आते हैं लिन फैमिली के यंग मास्टर लिन मिंगजी और ग्रेट वॉरियर लिंजी। एंड वो दोनों लड़कियां भी वहां पर मौजूद थी, आई मीन वही ब्लॉन्ड और हमारी येयू जैसे दिखने वाली यूलिंग। और मिंगजी उस ओल्ड मैन की लाश को देखते हुए कहता है, उसने सोचा था कि इनका अंत ऐसे होगा। एंड फिर वो उसी पॉइजनस बॉल को उठाता हुआ कहता है, ये मो फैमिली का सीक्रेट वेपन है, उनकी क्लैन का खजाना आयरन पर्ल, और ये वेपन बहुत ही खतरनाक था, जिसके डैमेज से कोई भी बच नहीं सकता। एंड जिसे सुन लिन से कहता है, इसका इस्तेमाल उन्हें करना पड़ा, ये एक ऐसा हथियार है जिसे ग्रेट वॉरियर भी बच नहीं सकता। लेकिन वो बंदा भाग भी नहीं गया, बल्कि इन्हें मार तक गया। एंड मिंगजी उसे बताता है, उसे बच्चे कुछ लोगों ने बताया है इन सबको मारने वाला सिर्फ एक बंदा था, यानी वो जो भी था उसकी ताकत पक्का एक पीक ग्रेट वॉरियर की जितनी होगी। एंड फिर वहां से जाते जाते वो बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें नहीं लगता था कि वो बंदा उनके लिंक बेस से होगा। और उन्हें थोड़ा शक ये भी हो रहा था ये सब कुछ आयरन फैंग बेस ने किया है। एंड साथ ही साथ लिंग मिंगजी बताता है कि आयरन फैंग बेस के करीब एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर पाया गया है, जो जल्द ही किंग में बदल जाएगा और आयरन फैंग बेस को उससे निपटना पड़ेगा। लेकिन वो एक ऐसा जीव होगा जो उन सभी के अस्तित्व को खतरा पहुंचाएगा। एंड लिंग से भी इस बात से मानता है। एंड लिंग मिंगजी उसे बताता है, जब दो बेसेस इकट्ठे हो जाएंगे नहीं और पुरानी शक्तियां दो सेक्शन में बन जाएगी और तब लिन फैमिली भी अपने आप को लिन फैमिली नहीं कह पाएगी। तो वो चाहता था कि वो आयरन फैंग बेस की एडवांटेज ले। एंड एल्डर जी से कहता है, एल्डर जी आपको पता ही है ना करना क्या है। एंड एल्डर जी को भी पता होता है कि वो हर एक बड़ी फैमिली में लेटर बांट देगा मो फैमिली के रिसोर्सेज को यूज करने के लिए। और दूसरी तरफ ये के घर में हम देखते हैं कि ये अपने बैग से बहुत से एलिक्सर्स निकाल रहा था। एंड गेलवुल्फ का लीडर उन्हें देखकर एकदम हैरान था, क्योंकि उनकी कीमत
कीमत तो उसके पूरे मेंशन से भी ज्यादा थी। एंड ये उन्हें देखकर गुस्सा होती है, उसे कहती है भैया आपके पास इतने पैसे थे जिससे आप शादी भी कर सकते थे एंड आप उन्हें इन फालतू खर्चों में यूज कर रहे हो। बट ये उसे समझाता है कि उनकी भी वैल्यू बहुत ही ज्यादा थी। एंड फिर एक एलिक्सर को पकड़कर ये के मुंह में डाल देता है एंड उस एलिक्सर को अंदर करते ही ये के आसपास से अजीब सा ऑरा आने लगता है एंड वो बताती है कि ये काफी अच्छा महसूस कर रहा है एंड ये ध्यान भी उससे खुश होता है। एंड टर्की लोगों अगर मजे ले ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें पता चलता है कि ये ध्यान फिर से कहीं जा रहा था एंड ये यूएस बात से खुश नहीं होती एंड ये ध्यान उसे बताता है कि वो थाउजेंड लीफ फॉरेस्ट में जा रहा है क्योंकि वहाँ पर एक चीज है जिसे वो पाना चाहता था। एंड साथ ही साथ मॉन्स्टर्स के थ्रेट बढ़ने की वजह से आयरन फैंग बेस ज्यादा से ज्यादा लोग लेना बेस में भेज रहा था एंड यहाँ के 2 बजे ग्रैंड मास्टर्स ज्यादा देर तक उन शक्तिशाली मॉन्स्टर्स को नहीं संभाल पाएंगे एंड इसके बाद उन सब पर खतरा आने लगेगा। एंड इसलिए ये ध्यान जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी और भी शक्तिशाली बनना चाहता था। एंड वो येयू को बताता है चिंता मत करो, मन के डिफेंस के टूटने से पहले और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा। एंड यस वो हमेशा की तरह काफी कूल लग रहा था एंड इस बात का रिप्लाई देती येयू से कहती है और आप अभी तो कुछ देर पहले घर आए थे और अब आप हमेशा की तरह फिर से छोड़कर जा रहे हो। एंड ऑफ कोर्स वो ये ध्यान की हरकतों से बहुत ही नाराज थी एंड चाहती थी कि ये ध्यान उसे छोड़कर कहीं न जाए। बट ये ध्यान उसे बताता है चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जानती हो कि मैं कैसा हूं और तुम तब तक कैप्टन से बॉडी ट्रेनिंग की टेक्निक सीखते रहना और घर में पड़े एलिक्सर्स को टाइम पे टाइम लेते रहना और अच्छे से कल्टीवेट करना। एंड मानी हुई येयू से बताती है कि क्या तुम अपना ध्यान रखना भैया, मैं आपका घर पर इंतजार करूंगी। एंड इस बात से ये ध्यान भी खुश था कि अब येयू पहले से काफी मेच्योर हो चुकी है एंड वो कैप्टन को येयू का ध्यान रखने को कहता है। एंड हंसता हुआ कैप्टन भी उसे बताता है चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो, मेरे भाई की बहन मेरी भी बहन हुई। एंड तभी उन्हें अपने सामने से जा रहे दिखते हैं एक बाइक में बंधा और उसके पीछे चल रही कार को। एंड कैप्टन नोटिस करता है कि उस कार में आयरन फैंग बेस का निशान था, यानी वो लोग आयरन फैंग बेस से आ रहे थे एंड वो भी काफी ज्यादा। एंड वो बाइक चला रहा बंदा चिल्लाता हुआ कह रहा होता है बेस हम आ रहे हैं। एंड उस बंदे का नाम था सुन फैंग जो कि सुन फैमिली का 4 ग्रेट जीनियस में से एक था और आयरन फैंग बेस का एक मिड टायर एलाइट वॉरियर था। एंड उसके पीछे पीछे एक नहीं बल्कि बहुत सी गाड़ियां चल रही होती हैं। एंड जब वो ये ध्यान के सामने से गुजर जाते हैं ये ध्यान उस मोटर बाइक वाले बंदे का स्टेटस नोटिस करता है एंड देखता है कि उसका कल्टीवेशन टैलेंट हाई टायर का था और स्पोर्ट टैलेंट मिड टायर का जो कि काफी हाई स्टेटस था। एंड उन सभी के वहां से तेजी से जाने की वजह से उनके करीब बहुत ही धुआं हो जाता है जिससे येयू खांसने लगती है। एंड ये ध्यान को तो उन लोगों से बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही थी जैसे कि फिर से कुछ गलत होने वाला हो। लेकिन मैं इस बात को छोड़कर येयू और कैप्टन को चुपचाप घर के अंदर जाने को कहता है क्योंकि अब वो वहां से जाने वाला था। एंड फिर अपने स्पीड टैलेंट को एक्टिवेट करके वो हवा में कूदता हुआ उड़ पड़ता है एंड येयू अपने भाई के लिए सही सलामती की दुआ करती है। एंड फिर कुछ टाइम बाद फाइनली ये ध्यान भी थाउजेंड लीफ फॉरेस्ट में पहुंच जाता है जो कि एक बहुत ही क्रीपी और सुनसान सा जंगल था एंड वहां के पेड़ वगैरह ज्यादातर मुरझाए हुए थे। जहां से गुजरता हुआ ये ध्यान भी कहता है ये कितनी अजीब और खाली सी जगह है। एंड तभी वो अपने सामने नोटिस करता है किसी के पंजों के निशानों को एंड उसकी तरफ झुकता हुआ कहता है कि मेरे ख्याल से ये एक ब्लैक वुल्फ पैंथर के पैरों का निशान होंगे एंड अगर वो मुझे मिल गया तो अपनी स्पीड टैलेंट को और भी बढ़ा पाऊंगा। एंड तभी वो नोटिस करता है जंगल में मच रहे शोर की आवाज को एंड वो पक्का किसी की लड़ाई की आवाज थी। इतनी ज्यादा शक्तिशाली फोर्स पक्का ही करीब में कुछ शक्तिशाली मॉन्स्टर्स लड़ रहे होंगे, मुझे जल्दी से उनके पास जाना होगा। एंड फिर वो स्पीड टैलेंट को एक्टिवेट कर उस शोर के सोर्स की तरफ चल पड़ता है एंड वहां जा वो देखता है एक बहुत ही बड़े एप से बीस्ट को जो कि तो छोटे बीस्ट पर अपने बड़े शरीर से हमले कर रहा था। लेकिन वो दोनों छोटे बीस्ट अपनी तेजी से उसके हमले से बच रहे थे एंड दूर से ये सब देख रहा ये ध्यान समझ जाता है वो छोटे मॉन्स्टर्स गोल्ड ड्रैगन पैंथर्स थे जो कि एक रेयर म्यूटेंट स्पीशीज थे। एंड ये स्पीशीज ब्लैक वुल्फ पैंथर से भी ज्यादा शक्तिशाली थी एंड तेज भी और उसकी स्पीड भी एपेक्स टायर स्पीड टैलेंट की होनी चाहिए। एंड उन पर हमला करता गोरिल्ला पक्का एक हाई टायर का मॉन्स्टर होगा जिसकी लड़ने की शक्ति एक पीक के ग्रेट वॉरियर के बराबर होगी। एंड क्योंकि वो दोनों गोल्ड ड्रैगन पैंथर्स मिड टायर के मॉन्स्टर्स थे वो अपने स्पीड टैलेंट से उस मॉन्स्टर से बच तो पाएंगे लेकिन उस गोरिल्ला को हराना उन दोनों के लिए भी बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि उनके हमले उस पर कुछ ज्यादा असर नहीं करेंगे। एंड ये ध्यान अपने मन में सोच रहा होता है इस लड़ाई के बीच में उस स्पीड टैलेंट को कॉपी कैसे करूं। एंड तभी उसके पीछे से एक छोटा सा बीस्ट आता है एंड ये ध्यान के पैर को हल्का सा चाटने लगता है जिसे जगदम ही देख ये ध्यान थोड़ा घबरा जाता है एंड उस छोटे से पूछता है कि वो वहां पर क्या कह रहा है। एंड तभी सरप्राइजिंगली होता क्या है वो बीस्ट अपनी पावर का यूज करके ये ध्यान से बात करता है मास्टर मैं अपनी लाइट ऑफ स्पिरिट को ऑफर करके आपके साथ एक मास्टर और सर्वेंट का कॉन्ट्रैक्ट रखना चाहूंगी एंड मैं आपकी सबसे लोअर सर्वेंट रहूंगी। एंड क्योंकि वो लड़की की वॉइस में बात कर रही थी तो यानी वो एक फीमेल मॉन्स्टर था। एंड पहले तो ये ध्यान उस मॉन्स्टर की बात करने से हैरान होता है लेकिन फिर शांत हो उस छोटे मॉन्स्टर से पूछता है कि आखिर उसने ये ध्यान को उसकी मास्टर के तौर पर क्यों चुना। एंड वो प्यारी सी छोटी सी बीस्ट ये ध्यान को बताती है कि वो ये ध्यान से एक बहुत ही खास स्पीड टैलेंट का ऑरा महसूस कर पा रही थी। एंड फिर ये ध्यान उस बीस्ट की स्टेटस विंडो चेक करता है एंड देख कर पाता है उसका इनेट टैलेंट एपेक्स टायर का था, स्पीड टैलेंट भी एपेक्स टायर का, न्यूरेस्ट टैलेंट मिड टायर का एंड हीलिंग टैलेंट नोविस टायर का। एंड ये सारे के सारे शक्तिशाली टैलेंट थे मतलब कि हर एक डिवाइन बीस्ट के पास 2-3 से भी ज्यादा टैलेंट होते थे। एंड वो बीस्ट ये ध्यान से मदद मांगती कहती है मास्टर मदद कीजिए, मेरे पेरेंट्स बहुत ही बड़े खतरे में हैं एंड मेरी मां की पेट से है, प्लीज उन्हें बचाइए। एंड पेरेंट्स से वो दोनों की बात कर रही थी जो अभी उस गोरिल्ला मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। एंड ये ध्यान उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है एंड उस छोटे से बीस्ट को नाम देता है वास्ते तुम्हारा नाम होगा लिटिल जिन और तुम मेरे पहले पेट होगे। एंड फिर उसके सामने एक ऑप्शन शो होता है लिटिल जिन के स्पीड टैलेंट को अपने स्पीड टैलेंट से फ्यूज करने का। एंड ऑफ कोर्स ये ध्यान उसे फ्यूज कर लेता है मतलब कि बारी आ चुकी थी उस गोरिल्ला मॉन्स्टर से लड़ने की। एंड देन एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये ध्यान लिटिल जिन की मदद करने को मान गया था एंड उस मॉन्स्टर की तरफ देखता वो लिटिल जिन को बताता है क्योंकि तुम्हें मुझसे ज्यादा उम्मीद है तो फिर मैं भी अपनी पूरी मेहनत से तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे परिवार को बचाने के लिए और उस बीस्ट को मारने के लिए। और फिर अपने डैगर को बाहर निकाल एंड लिटिल जिन को अपने ऊपर चढ़ा वो अपने टैलेंट्स को एक्टिवेट करता उस गोरिल्ला मॉन्स्टर से लड़ने को तैयार हो जाता है। एंड फिर स्पीड टैलेंट को एक्टिवेट कर वो काफी तेजी से उस गोरिल्ला मॉन्स्टर के वीक पॉइंट्स पे हमला करने को जाने लगता है जो कि थी उस बीस्ट की आंख। एंड ये ध्यान अपनी तलवार से उस बीस्ट की एक आंख को काट डालता है जिससे पीछे हटता वो गोरिल्ला मॉन्स्टर जोर से दर्द में चिल्ला पड़ता है। एंड ये ध्यान नीचे लिटिल जिन के पेरेंट्स के पास आ जाता है लेकिन उन दोनों को भी लगता है कि ये ध्यान उनका दुश्मन है एंड वो उस पर भी हमला करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये ध्यान अपने पीठ पे बैठे लिटिल जिन को उन्हें समझाने को बोलता है कि वो उनका दुश्मन नहीं है बल्कि उल्टा उनका साथ दे रहा है। एंड लिटिल जिन भी अपनी भाषा में अपने पेरेंट्स को सारी बात समझा देता है। एंड फिर ये ध्यान अपने हाथ में एक रिकवरी पिल को आगे करता लिटिल जिन की मदर को बताता है ये लो ये एक रिकवरी पिल है, इसे खाकर तुम अपने पेट में पल रहे बच्चे को बचा पाओगी, तो मुझ पर भरोसा करो और उसे खा लो। एंड फिर वो भी उस पिल को खा लेती है एंड रिकवर होना शुरू हो जाती है। एंड ये देख लिटिल जिन का डैड अपने बेटे को कुछ बताता है एंड ये ध्यान समझ जाता है कि इसका डैड भी एक पिल खाना चाहता था ताकि वो रिकवर होकर उस मॉन्स्टर से लड़ पाए। एंड वो इस बात से राजी भी हो जाता है। एंड वो गोरिल्ला मॉन्स्टर वहां पर आए खतरे को समझता हुआ उधर से धुंधवाता भागने लगता है। लेकिन ये ध्यान देखता है कि लिटिल जिन के पेरेंट्स अपने स्पीड टैलेंट को एक्टिवेट कर लेते हैं क्योंकि वो उस गोरिल्ला मॉन्स्टर को भागने नहीं देना चाहते थे जो कि शायद बाद में इससे भी ज्यादा मुसीबत इकट्ठा करेगा। एंड ये ध्यान उसे रोकने को भी उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। एंड
लिटिल को बताता है बेशक मैं तुम्हारी अंत तक मदद करूंगा, लेकिन मेरे को लगता है अपने स्पीड टैलेंट को एक्टिवेट कर उस बीस्ट की तरफ फ्लैश की तरफ बढ़ पड़ती है। तेजी से चलता ये अपने मन में सोच रहा होता है एडवांस रैंक का स्पीड टैलेंट इतना ज्यादा तेज है कि मैं इसे अडैप्ट भी नहीं कर पा रहा। वो बीस्ट मॉन्स्टर उन तीनों को पकड़ने वाला होता है, लेकिन ये स्पीड टैलेंट के साथ स्टंट टैलेंट को फ्यूज करके उस गोरिल्ला को एक बहुत ही तगड़ा मुक्का मारता है, जिससे गोरिल्ला मॉन्स्टर उड़कर पीछे जाकर गिरता है। उस गिरे हुए गोरिल्ला पर जाकर लिटिल के पेरेंट्स भी उस पर जाकर हमले करना शुरू कर देते हैं और उसके मांस को खाने लगते हैं। फिर अपने मुक्के को कसता ये ध्यान एक और स्टंट टैलेंट का मुक्का सीधा जाकर उस गोरिल्ला मॉन्स्टर के पेट में मारता है और वो दर्द से जमीन में गिर जाता है। उन सभी को लगता ही है कि उन्होंने फाइनली उस मॉन्स्टर को हरा दिया, लेकिन अचानक ही फिर से वो गोरिल्ला मॉन्स्टर उठकर खड़ा हो जाता है। ये देखता ये ध्यान भी हैरान होता अपने मन में सोचता है इसकी बॉडी आखिर कितनी शक्तिशाली है। मैंने इसे लगातार 2 बार स्टंट टैलेंट के साथ मुक्के मारे थे, लेकिन ये अभी तक मारा नहीं और ना ही इसे ज्यादा नुकसान पहुंचाए। लेकिन तभी स्पीड टैलेंट को एक्टिवेट कर लिटिल की मां काफी तेजी से जाकर उस मॉन्स्टर का पूरा सिर फाड़कर बाहर निकलती है। ये बात बहुत ही चौंकाने वाली थी। जो चीज ये ध्यान स्टंट टैलेंट के साथ नहीं कर पाया वो लिटिल की मां ने कर दिया। लिटिल खुश होता अपने मास्टर को बताता है मास्टर हम जीत गए ये। उसकी खुशी को देख ये भी खुश होता अपने मन में सोचता है मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी सोचा नहीं था कि कभी एक ऐसा दिन आएगा कि मैं एक फेरोशियस बीस्ट के साथ लड़ूंगा, वो भी एक फेरोशियस बीस्ट के साथ ही। लेकिन तभी उनकी खुशी में एक बैड न्यूज़ आ जाती है। लिटिल की मॉम वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ती है, जिसे देखकर वहां पर सारे लोग घबरा जाते हैं और उसे काफी ज्यादा चोट भी लग चुकी थी। अब ये भी नहीं पता था कि उसके पेट में पल रहा बच्चा सही सलामत भी होगा या नहीं। रात में हम लिटिल को चिल्लाता देखते हैं मॉम उठ जाओ मॉम। एंड वो ऐसा इसलिए चिल्ला रहा था क्योंकि उसकी मॉम वहां पर बेहोश हो गई थी। एंड ये ध्यान लिटिल को बताता है उस खतरनाक लड़ाई की वजह से और उस खतरनाक अटैक के इंपैक्ट की वजह से इसके अंदर यहाँ पर बहुत ही चोट आई होगी। लेकिन अपने हाथ से एक पोशन को निकालता वो बताता है लेकिन काफी लक है कि मैं अपने साथ हीलिंग मैजिक लेकर आया था और उस फीमेल लेपर्ड के सामने वो उस पोशन को यूज करने को तैयार हो जाता है। एंड उसे वो मेडिसिन पिलाकर वो बताता है ये मेडिसिन तुम्हारा शरीर अंदर से बिल्कुल ठीक कर देगी एंड टाइम के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। एंड उस हीलिंग पोशन का असर शुरू भी होने लगता है एंड धीरे-धीरे कर लिटिल की मॉम की दर्द कम होने लगती है। एंड लिटिल भी अपने मास्टर को शुक्रिया करता बताता है मास्टर आपका बहुत ही शुक्रिया, मेरी मॉम कह रही है कि अब उनको बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। एंड ये ध्यान की जानकर बहुत ही खुश होता है कि वो अच्छे से लिटिल की मदद कर पाया। एंड तभी हम देख पाते हैं झाड़ियों में चमकती हुई काफी सारी रोशनी को एंड वो रोशनी और किसी की नहीं बल्कि काफी सारे जंगली बीस्ट की आंखों की थी। एंड फिर हम उन बीस्ट को सामने देख भी पाते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक थे और साथ ही साथ एक झुंड में आए थे। एंड लिटिल अपने मास्टर को बताता है मास्टर ध्यान रखिएगा ये ब्लैक वुल्फ पैंथर्स हैं, ये वही हैं जिन्होंने उस गोरिल्ला मॉन्स्टर को यहाँ पर लाया था। एंड ये ध्यान उस पूरी बात को समझता कहता है मुझे देखकर तो लगता है ये तुम्हारे पेरेंट्स की जगह लेकर इस जंगल के नए रूलर्स बनना चाहते हैं। एंड लिटिल बताता है कि ये ध्यान इस बात से बिल्कुल सही था, लेकिन ये ध्यान अपनी स्किल्स को एक्टिवेट करता हुआ उन बीस्ट को डराता कहता है माफ करना पर मैं इस बात से एग्री नहीं करता और तुम नमूने इस जगह को लेने के काबिल नहीं। एंड तभी वो स्पीड टैलेंट से काफी तेजी से उनके ऊपर आ जाता है एंड एक ब्लैक वुल्फ पैंथर को वहीं पर लात मारकर बेहोश कर देता है, जिसे देखकर बाकी ब्लैक वुल्फ पैंथर की पड़ जाती है एंड उनकी आगे बढ़ने तक की हिम्मत भी नहीं होती। एंड फिर ये ध्यान लिटिल को उठाकर उन्हें कहता है सुनो तुम सब आज से ये तुम्हारा नया रूलर होगा और जो मेरी बात के खिलाफ गया उसका अंजाम तो पता ही है। एंड फिर अगले सीन में जब लिटिल की मां भी हील हो चुकी थी हम उनको जंगल के रास्ते से जाता हुआ देखते हैं। एंड ये ध्यान लिटिल को बताता है उसकी मॉम की हेल्थ अभी ठीक हो रही है तो इसलिए अभी उसे ज्यादा नहीं चलना चाहिए। एंड लिटिल की मॉम उसे अपनी भाषा में कुछ कहती है जिस बात को लिटिल ये ध्यान को ट्रांसलेट कर सुनाता है मास्टर मॉम कह रहे हैं कि वो आपको एक तोहफा देना चाहती है। एंड ये सुनता ये ध्यान भी उस तोहफे के बारे में क्यूरियस हो जाता है एंड वो चलते चलते फाइनली एक केव के पास पहुंच जाते हैं। एंड ये ध्यान वहां पर एक लगी हुई हब को पाता है जो कि एक स्पिरिचुअल हब थी। एंड लिटिल बताता है कि यही उसकी मॉम का गिफ्ट था, लेकिन इस हब को खिलने में कम से कम भी 30 दिन लगने वाले थे, मतलब उनको इसका 30 दिन के लिए वेट करना पड़ेगा। एंड ये ध्यान भी उस हब को हाथ लगाता कहता है 30 दिन सच में मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इसका इफेक्ट कैसा कर होगा। एंड फिर ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं एंड उस फीमेल लेपर्ड का बच्चा भी होने वाला होता है जिसमें ये ध्यान भी उनकी पूरी मदद करता है। एंड फाइनली लिटिल को भी अपना एक और भाई मिल जाता है जिसे देखकर उन सभी के साथ साथ ये ध्यान भी बहुत ही खुश होता है। एंड फिर महीना होने के बाद वो हब भी फाइनली खिल जाती है एंड ये ध्यान उसकी स्मेल को सूंघता है, इस बात से पक्का होता है इसकी स्मेल अच्छी आ रही है क्या ये फाइनली पक गई। एंड फिर वो उसे तोड़ लेता है एंड लिटिल ये ध्यान को चिल्लाता कहता है मास्टर जल्दी खा लो उसे। एंड ये ध्यान ना जानता कि वो आखिर इतनी जल्दी में क्यों है, वो आराम से उस हब को खा लेता है एंड उसे खाते ही उसके दिल में दर्द होना शुरू हो जाती है एंड वो चिल्लाता हुआ वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर लिटिल और उसकी फैमिली भी घबरा जाती है। एंड फिर कुछ टाइम बाद हम ये ध्यान को पाते हैं जो कि सो रहा था एंड अपनी जाग के खुलने पर वो अपने सिर को पकड़ता इरिटेट होता कहता है यार सिर में दर्द हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मेरे पास मेंटल एबिलिटी आ गई। एंड मेंटल एबिलिटी एक ऐसी स्किल थी जिसे सिर्फ ग्रेट वॉरियर्स ही हैंडल कर सकते थे, लेकिन ये ध्यान अभी सिर्फ एक लाइट मार्शल वॉरियर था, लेकिन वो अभी से उसे कंट्रोल कर पा रहा था। एंड वो कॉपीकैट स्किल को एक्टिवेट करता देखता है कि उसके टैलेंट ढूंढने का रेडियस काफी बढ़ चुका था एंड अपने हाथ को एक्टिवेट करता वो अपनी स्किल को एक्टिवेट करता बताता है और अब साथ ही साथ मैं हवा से ही किसी का टैलेंट कॉपी कर सकता हूं, यानी अब मुझे किसी को छूने की जरूरत नहीं। एंड उसे एक नोटिफिकेशन आता है टैलेंट को फ्यूज करने का, लेकिन ये ध्यान से मना कर देता है क्योंकि एंड्योरेंस टैलेंट इतना ज्यादा काम का नहीं था एंड उसे अपना कल्टीवेशन टैलेंट बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए था। एंड वो उठता हुआ कहता है तो आखिरकार वापस घर जाने का टाइम आ गया, मुझे इस बार अपने साथ काफी अच्छी चीजें मिली हैं। एंड वो लिटिल की फैमिली को भी बताता है कि अब उनके अलग होने का टाइम आ गया है एंड वो उन्हें उनकी इतनी बड़ी मदद के लिए शुक्रिया करता है। एंड लिटिल के पेरेंट्स भी उसे गुड बाय करते हैं, लेकिन लिटिल रोता हुआ ये ध्यान के ऊपर चढ़ता उसे बताता है कि वो ये ध्यान से अलग नहीं होना चाहता एंड उसके साथ ही उसकी जर्नी में जाना चाहता है। एंड ये सुनता ये ध्यान उस बात से मान जाता है एंड कहता है ओह ऐसी बात है, चलो फिर मैं चलते चलते तुम्हें किसी से मिलवाता हूं, उस लड़की को सच में तुम बहुत ही पसंद आओगी। एंड लिटिल भी खुश थी कि वो अपने मास्टर के साथ रह पाएगी। एंड सबकी शुरुआत में हम देखते हैं ये ध्यान को जो कि स्पीड टैलेंट का यूज कर काफी तेजी से जा रहा था। एंड लिटिल ये ध्यान को कहता है वाह मास्टर ये बाहर की दुनिया कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैंने कभी भी ऐसी चीजें नहीं देखी। एंड उसकी खुशी से खुश होता ये ध्यान उसे बताता है पागल ये बाहर की दुनिया बहुत ही खतरनाक है, तुम्हें पता नहीं कब तुम्हारे साथ कौन क्या कर दे। एंड फिर रास्ते में जाते हुए वो एक जगह को नोटिस करता रुकता है एंड अपने सामने का नजारा देखकर एकदम हैरान हो जाता है। एंड हम देख पाते हैं कि उसके सामने काफी ढेर बॉडीज पड़ रखी थी जो कि दरअसल 5th अकेडमी की थी। एंड ये ध्यान वहां पर अपने पक्के दोस्त जियांग बाओ को भी पता है जो कि वहां पर गाय हालातों में पड़ा हुआ था। एंड ये ध्यान फटाफट उसके पास उसे हिलाता पूछता है जियांग बाओ तुम ठीक हो ना, आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। एंड ये ध्यान की आवाज सुनकर जियांग बाओ भी अपने होश में आ जाता है एंड ये ध्यान खुश हो जाता है कि जियांग बाओ अभी तक जिंदा था। एंड फिर ये ध्यान एक हाई टायर मॉन्स्टर का ब्लड निकालकर उसे पिला देता है ताकि जियांग बाओ हील हो पाए अपनी एनर्जी को रिस्टोर करके। एंड फिर ये ध्यान जियांग बाओ की सारी बातें सुनकर उसे कहता है ओह तो तुम कह रहे हो कि जिन लोगों ने तुम्हें लूटा वो आयरन फैंग बेस के वॉरियर्स थे। एंड एग्री करता जियांग बाओ बताता है हां मॉन्स्टर्स ने आयरन फैंग बेस को बिल्कुल तबाह कर दिया, तो फिर बचे हुए लोग लिन हाइट बेस में आ गए, चोर उचक्के भी इधर उधर भाग रहे हैं, सब कुछ एकदम बिखरा हुआ है। एंड ये ध्यान पूछता है कि अभी बेस का इंचार्ज कौन था। एंड जियांग बाओ बताता है कि लिन फैमिली अभी भी इंचार्ज थी, लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। लेकिन ये ध्यान बताता है कि इतना तो उसने भी सोच लिया था कि वो टेक ओवर करने में कामयाब हो जाएंगे। एंड फिर शाम के वक्त सिटी में हम देखते हैं एक डोजो के अंदर हम देखते हैं येयू और गेलवुड के कैप्टन को जो कि साथ में ट्रेनिंग कर रहे थे। एंड कैप्टन एक बार फिर से येयू को हरा देता है एंड येयू तो हारकर इतना खुश नहीं थी, लेकिन कैप्टन उसे बताता है कि तुम काफी अच्छा कर रही हो, तुम्हें सच में टैलेंट है येयू। एंड येयू अपने उस मास्क को उतार कर कहती है नहीं ये तो बस इसीलिए है क्योंकि आपने मुझे सच
सच में काफी अच्छे से सिखाया एंड काफी टाइम बाद हम भी देख पाते हैं येयू को एंड अब तो काफी ऑडियंस भी खुश हो गई होगी यार कि लंडो सुधर जाओ एंड तभी येयू को किसी के तालियां मारने के बाद सुनाई देती है एंड पीछे मुड़कर देखने के बाद वो बहुत ही गुड न्यूज को पाती है एंड वो गुड न्यूज थी कि ये वहां पर खड़ा हुआ था एंड येयू की तरफ देखकर बहुत ही खुश था कि वो सच में अपनी ट्रेनिंग को सीरियसली ले रही थी एंड बाकी तो इन भाई बहनों का प्यार भी काफी अजीब है एंड येयू ये को वापस देखकर फटाफट जाकर उसके गले लगकर चिपक जाती है एंड ये उसे शांत करने की कोशिश करता है एंड तभी ये के शोल्डर से लिटिल जिन बाहर आता है एंड येयू से देखकर उस कीड़ी का नाम पूछती है एंड ये भी उसे बता देता है कि फिर ये लिटिल जिन को पकड़कर उसे उठाकर अपने साथ ले चलती है एंड तभी गेलवर्थ का लीडर आकर ये को ताना मारता कहता है तुम्हें लगा नहीं होगा कि वो तुम्हें छोड़कर पट को चूज करेगी, है ना? एंड ये भी कैप्टन गेलवर्थ को देखकर खुश होता है एंड उन्हें शुक्रिया करता है येयू के साथ रहने के लिए एंड उसे अच्छे से ट्रेन करने के लिए एंड उसी की वजह से येयू आज एक मार्शल पर्शियन थी एंड फिर वो बाहर घूमते हुए बातें करने लगते हैं एंड गेलवर्थ का कैप्टन ये से पूछता है तो तुमने तो सुन लिया होगा कि आयरन फैंग बेस के लोग यहाँ पर आ चुके हैं। एंड ये पूछता है कि उन्हें कोई मुसीबत तो नहीं आई, लेकिन कैप्टन बताता है कि ये जगह हमेशा से ही सुरक्षित थी एंड ये के जाने के बाद एक शाओयू नाम की लड़की उनके पास आई थी एंड उसने उन्हें एक बैच दिया एंड बताया कि आयरन फैंग के लोग ये देखकर उन्हें परेशान करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करेंगे एंड दरअसल वो चीज एक मार्शल पावलियन टोकन था एंड ये शाओयू की सच्चाई से खुश होता है एंड कैप्टन बताता है कि इस टोकन से मुसीबतें तुम्हारे बंद हो गई हैं। एक सन फैंग नाम का बंदा आया था और तुम्हें पुकार कर डेथ मैच के लिए चैलेंज कर रहा था। एंड ये सुनता ये अपने मन में सोच रहा था सन फैंग, मुझे ये नाम याद है, मैंने उसका टैलेंट सिटी के दरवाजे पर चेक किया था एंड कैप्टन बताता है कि सन फैंग आयरन फैंग बेस के 4 ग्रेट जीनियस में से एक है एंड सिटी के अंदर आने के बाद तो वो लाइट मार्शल फोर्सेस को चैलेंज कर रहा है एंड वो अभी तक किसी भी लड़ाई में नहीं आ रहा एंड कैप्टन ये को कहते हैं ये तुम्हें भी सावधान रहना चाहिए और इस बंदे से पंगे बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। लेकिन वो नोटिस करता है कि ये उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा था एंड ये तो सन फैंग के बारे में सुनकर एकदम एक्साइटेड था एंड गेलवर्थ का कैप्टन भी समझ जाता है कि ये क्या सोच रहा होगा। लेकिन यही पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पर ये और गाइड लीडर बातें कर रहे थे कि तभी रास्ते में एक तेज चलती बाइक की आवाज आती है एंड वो तेज सी बाइक आकर ये के सर पर रुकती है एंड उसे चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि वही सन फैंग था जिसकी अभी अभी वो लोग बातें कर रहे थे, वही खतरनाक जीनियस जो जगह जगह पर शक्तिशाली लोगों को चैलेंज कर रहा था। लेकिन ये तो अपने सर पर भी बाइक को देखकर बिल्कुल भी घबराता और हैरान नहीं होता एंड फिर बाइक को सीधी करता सन फैंग उसे कहता है तो तुम ये हो ना, मैंने तुम्हारा नाम सुना है। एंड ये भी इस बात पर हाँ करता है जिस पर सन फैंग उसे पूछता है तो ये तुम वापस लौट आए हो और तुम्हें पता होगा कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। मुझे 10 बजे मिंगुई प्लाजा के पास आकर मिलो, कल हमारा एक ड्यूल होगा और शर्त में रखी जाएगी एक ब्रॉन्ज रैंक की ब्लड स्किल। एंड फिर ये को भड़काता हुआ वो उससे पूछता है तो बताओ तुम्हारे अंदर आने की हिम्मत है। एंड फिर हम ये को देखते हैं जो कि सन फैंग के स्टेटस को चेक कर रहा था एंड वो देख पाता है कि सन फैंग का कल्टीवेशन टैलेंट हाई टायर का था एंड उसका स्पोर्ट टैलेंट मिड टायर का एंड फिर ये अपनी कॉपी टैलेंट स्किल को एक्टिवेट करता है एंड अब तो उसे टैलेंट को कॉपी करने के लिए चुने तक की भी जरूरत नहीं थी एंड फिर टैलेंट कॉपी करने में कामयाब होकर ये उसे कहता है हाँ बेशक मैं तुम्हारी चुनौती खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ एंड उसकी हिम्मत से इंप्रेस होता सन फैंग अपनी बाइक को चालू करता उसे कहता है तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा ये एंड फिर वहां से चला जाता है एंड तभी ये के पीछे से गाइड लीडर आकर उसे कहता है ये तुम्हारा ये डिसीजन बहुत ही जल्दी वाला था। सन फैंग बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, तुम्हारी अभी की ताकत से तुम पक्का ही हार जाओगे। पर इस बात को ना अच्छा मानता ये उसे बताता है गाइड लीडर आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता कि मेरी एबिलिटीज अभी कितनी है एंड फिर हम उसे अपने घर पे देखते हैं एंड वो अपनी स्टेटस विंडो को चेक कर रहा था एंड उसका कल्टीवेशन टायर हाई टायर का था, स्पीड टैलेंट एपेक्स टायर का, स्पोर्ट टैलेंट मिड टायर का, शैडो टैलेंट नोविस टायर का, हीलिंग टैलेंट एपेक्स टायर का और स्ट्रेंथ टैलेंट हाई टायर का। यानी स्पीड और हीलिंग में तो वो लिटरली बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो गया था एंड उसके बाकी के स्टेटस भी हैरान कर देने वाले थे एंड इनको देखता हुआ वो कहता है मेरा कल्टीवेशन टैलेंट वैसे भी काफी ज्यादा शक्तिशाली है और एकदम हाई टायर का है, तो क्या मैं इसमें एक और ऐड करके देखूं जो मैंने अभी अभी कॉपी किया था। एंड फिर वो उस कॉपी को भी एक्सेप्ट कर लेता है एंड इस बात तो उसे बिना दर्द हुए ही मर्जिंग होने का प्रोसेस खत्म हो जाता है एंड अब तो उसका कल्टीवेशन टैलेंट भी एपेक्स टायर का था एंड फिर वो चलता हुआ खिड़की से बाहर आता है एंड उस चमकीली रात की रोशनी को महसूस करता कहता है कल के ड्यूल का मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। वेल अगर मेरे पास भी ऐसी एबिलिटीज होती तो मेरे को भी होता एंड प्रोबेबली आपको भी। एंड फिर हमें मिंगुई प्लाजा की जगह दिखाई जाती है जो कि थोड़ी थोड़ी एंशिएंट टाइप की जगह लग रही थी एंड वहीं पर बैठा हुआ था सन फैंग जो कि वहां पर लड़ने के लिए ये का इंतजार कर रहा था एंड लोग उसे देखते हुए अलग अलग बातें कर रहे थे। ओए सुना तुमने कि सन फैंग ने एक नए बंदे को चैलेंज किया है और साथ ही सन फैंग आज तक कभी ड्यूल नहीं हारा। आखिर कौन बदकिस्मती वाला होगा जिसका सन फैंग से पाला पड़ गया है। हाँ मैंने सुना था कि उसका नाम ये से शुरू होता है। हाँ उसका नाम तो ये था। मैंने सुना है कि वो बच्चा है तो आखिर सन फैंग उसे ड्यूल क्यों लेना चाहता है। एंड ऐसे ही करते करते ढेरों रूमर्स फैलने लगते हैं एंड लोग तो सन फैंग के अपोनेंट को बहुत ही बदकिस्मत मान रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था जो भी सन फैंग से लड़ेगा वो एकदम बर्बाद हो जाएगा। जब भी सन फैंग लड़ता है वो अपने दुश्मन का एक तरफ से तबाह कर देता है वो पक्का ये जानबूझकर करता है। एंड वहीं पर हम उस एल्फ लेडी और उसकी मास्टर यूलिंग को भी पाते हैं एंड वो एल्फ गर्ल यूलिंग से पूछती है माय लेडी क्या आपको लगता है कि ये आएगा, मुझे उसकी थोड़ी थोड़ी चिंता हो रही है। एंड इस बात पर यूलिंग उसे कहती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, अगर वो सन फैंग को हरा भी नहीं पाया वो जिंदा पक्का बच जाएगा। एंड यही पर हम येयू को भी देखते हैं जो कि गाइड लीडर को कहती है कितने सारे लोग देख रहे हैं आखिर हम अंदर कैसे जाएंगे अगर यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ रहेगी। एंड फिर वो घबराती हुई ये को कहती है भैया ये ड्यूल खतरनाक लग रहा है हमें घर जाना चाहिए। और ये तो उसके सर पर हाथ फेरता उसे बताता है चिंता मत करो मैं कुछ ही पल में वापस आ जाऊंगा। एंड फिर स्पीड टैलेंट के सहारे वो काफी ज्यादा तेजी से सीधा सेंटर में जाकर बैठा सी लैंडिंग करता है एंड लोग भी समझ जाते हैं कि ये वही पर्सन था जिसे सन फैंग ने चैलेंज किया था। एंड फिर हम ये को सूट बूट में देखते हैं एंड वो फ्लैक्स मारता कहता है तो मेरा इंतजार करने के लिए शुक्रिया, दरअसल मुझे तैयार होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। एंड सन फैंग उसे देखता उठता कहता है ओ मुझे लगा नहीं था कि तुम आओगे। तो ये देखो ये ब्रॉन्ज रैंक की स्पोर्ट्स स्किल और अगर तुम जीते तो तुम मुझे ले जा सकते हो। एंड फिर ये भी एक स्किल को बाहर निकालता उसे कहता है तो ये लो ब्रॉन्ज रैंक की स्पोर्ट्स स्किल जो तुम्हारी स्किल की बराबरी की है। और फिर ये उसे वहीं पर फेंक देता है एंड उसे बताता है और अगर तुम जीते तो तुम मुझे ले जा सकते हो। एंड उसके एटीट्यूड को देखकर सन फैंग भी अपनी तलवार को बाहर निकालता है एंड बहुत ही तेजी से ये की तरफ बढ़ता है एंड क्राउड में खड़ी येयू भी अपने भाई को सावधान होने को बोलती है और ये के चेहरे से ही देखकर हम समझ जाते हैं कि ये के पास जीतने के बहुत ही अच्छे वाले तरीके थे। एंड वेट तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सन फैंग को जो कि ये पर हमला करने के लिए बिल्कुल रेडी था और वो अपनी तलवार को बाहर निकाल उसे कहता है अब तुम्हें पता चलेगा कि असली ताकत किसे कहते हैं। पर उसके वार को ध्यान से देखता हुआ ये उसके ताने का भी कोई रिप्लाई नहीं देता और उसकी तलवार के आते ही अपने पैर को हल्का सा पीछे करता है और सन फैंग के काफी तेज और खतरनाक हमले से आसानी से बच जाता है। जैसे देख सन फैंग घबराया कहता है आखिर ये इतनी तेज कैसे हो सकता है जो इतनी आसानी से मेरे हमले से बच गया। एंड फिर वो लगातार काफी तेजी से ये पर हमला करना चालू करता है और ये भी उसे डोज करना चालू रखता है और इससे परेशान हुआ सन फैंग ये को चिढ़ाता कहता है आरामजादे क्या तेरी राशि भी एक चूहे की है क्योंकि तुझे तो सिर्फ मेरे हमलों से बचना आ रहा है। एंड फिर वो अपनी पूरी ताकत लगाकर ये को मारने वाला था कि ये उसे भी टोच कर उसके नीचे आता है और अपने मुक्के को थोड़ा सा कस कर सीधा उसके पेट में दे मारता है और यही पर सन फैंग की बोलती बंद हो जाती है और यहाँ तक कि उसके शरीर के अंदर की कुछ हड्डियां तक भी टूट जाती है और वो पीछे उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। और ये सब देखकर वहाँ पर इकट्ठा हुई भीड़
भीड़ में से भी सभी लोग ये के बारे में बातें करने लगते हैं। उसने सन फैंग को हवा में उड़ा दिया, वो भी सिर्फ एक मुक्के से। आखिर ये वन पंच मैन जैसा लड़का है कौन? एंड क्योंकि सन फैंग ने ये को चिढ़ाया था तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये इसका बदला ना ले और वो बैडस्मैन था। सन फैंग को कहता है तो क्या मैं तुम्हें अभी भी चूहा लग रहा हूँ? और अगर ऐसा है तो फिर तुम क्या हुए? एक चूहे से भागते ही भीगी बिल्ली। और इस पर गुस्सा होता सन फैंग उठता हुआ कहता है तो तुझे अच्छे से लड़ना आता है? तो अगर यही बात है तो अब पीछे नहीं हटूंगा और अब अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। एंड फिर वो अपनी तलवार को कसकर पकड़कर अपने टैलेंट का यूज करने लगता है और उसके चारों ओर एक नीला सा ऑरा इकट्ठा होने लगता है। यानी अब सन फैंग की पावर काफी गुना बढ़ चुकी थी। एंड फिर वो अपनी तलवार के स्पेशल मूव विंड स्लैश का इस्तेमाल करता है। एंड हम देख पाते हैं हवा में काफी सारे बड़े बिजली से भरे हुए विंड के स्लैशेस को, जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी से ये की तरफ बढ़ रहे थे। और ये जिसने उन काफी तेज विंड स्लैश को भी आसानी से देख लिया था, हवा में बैकफ्लिप मारता हुआ उन्हें काफी आसानी से डोज कर लेता है। और वो विंड स्लैशेस जाते हैं बैकग्राउंड की चीजों को तोड़ते हुए। एंड ये देखता हुआ लिन फैमिली का हेड भी बहुत ही गुस्सा होता है। आराम साले कितनी हिम्मत कि इसने हमारी फैमिली के मोनूमेंट के साथ ऐसा किया। लेकिन वो फिर भी अभी चुप ही रहता है। एंड अब सीधा होता है ये सन फैंग को कहता है बाल बाल बच गया। वैसे तुम्हारी स्पोर्ट्स स्किल्स काफी अच्छी है। पर सन फैंग तो पूरा हैरान था कि आखिर ये उसके स्लैशेस को डोज कैसे कर गया। आखिर तुमने मेरे विंड स्लैश को कैसे डोज किया? और उसकी तरफ बढ़ता ये कहता है लगता है कि लड़ाई को लंबी खींचने का कुछ तो फायदा हुआ। पर सन फैंग उसकी बात को ना समझता उससे पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम कहना चाह रहे हो कि तुम पहले इसलिए वापस नहीं लड़ रहे थे क्योंकि तुम बस मेरी स्पोर्ट्स स्किल को देखना चाहते थे? और एग्री करता है ये भी कहता है तो और फिर तुम्हें क्या लगा? मैंने तुम्हें कभी भी एक दुश्मन के लायक समझा भी नहीं था और ना ही तुम लायक हो भी। मैं तो बस इस स्पोर्ट्स स्किल को देखना चाहता था। क्या तुम इतने बेवकूफ हो जो तुम ये समझ तक नहीं पाए? और अब सन फैंग उस पर बहुत ही गुस्सा हो चुका था और अब अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके वो ये को जान से मारने के लिए बढ़ता है और हवा में आ जाता है अपनी तलवार को लेकर। एंड अपनी पूरी ताकत से वो ये को तलवार तो मारता है, लेकिन ये यहाँ पर अपने टैलेंट को इस्तेमाल करके अपने मुक्के से उसकी तलवार को तोड़ देता है और वो टूटी तलवार दूर जाकर गिरती है। एंड फिर वो उसके सर को पकड़कर जोर से जमीन में गाड़ देता है।